Good evening. Good evening, sir. Okay, so गुड इवनिंग सर। good evening. लास्ट क्लास में हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट डिस्कस किए थे, है ना? यस सर। कॉम्पटन इफेक्ट। एक क्वेश्चन बोला गया था आप लोग को सॉल्व करने के लिए, आईआईटी जैम 2017 का क्वेश्चन था। सॉल्व किए थे आप लोग? सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? सर ट्राई किए थे। नहीं हुआ सॉल्व? सर फर्स्ट ऑप्शन तो आ रहा है लेकिन सर और ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हैं? चलो ठीक है, अभी करते हैं, ठीक है, उसे भी सॉल्व। चलो एक क्वेश्चन देते हैं पहले। देखिए कॉम्पटन इफेक्ट के बेसिक फॉर्मूले क्या क्या है हमारे पास। डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी और 1 माइनस कॉस कॉस थीटा, फाई। ठीक है ना? कॉस थीटा लिखे हुए थे ना हम लोग। ये सर ये थीटा किसका स्कैटरिंग एंगल है? इलेक्ट्रॉन का या फोटोन का? फोटोन का। फोटोन का है। बस आप लिखिए कुछ भी, यहाँ पे थीटा लिखिए, फाई लिखिए, क्वेश्चन में कि जो सिंबल दिया रहेगा वही लिखोगे ना। बस इसमें समझना ये है कि फोटोन का स्कैटरिंग फॉर्मूला है, ठीक है। और एक फॉर्मूला हम और आपको बताए थे कि जैसे इलेक्ट्रॉन को जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर किया गया और डिवाइडेड बाय जो इंसिडेंट एनर्जी है फोटोन का, ठीक है ना, के बाई ई। यू रिमेंबर द फॉर्मूला? क्या था ये? के बाई ई इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा अपॉन में लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा प्लस डेल्टा लेमडा, ठीक है। ये था फॉर्मूला, है ना? ठीक है। देखिए इससे रिलेट करके एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। पहले आप इस क्वेश्चन को आंसर करिए, उसके बाद हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन जानते हो आप, देखोगे आईआईटी सॉरी नेट जेआरएफ के एग्जाम में आया था 2020 के नवंबर में। ओके, आप देखोगे 2020 नवंबर में क्वेश्चन पूछा गया नेट में, ठीक है। नेट का एग्जाम एक नवंबर में हुआ था 2020 में। ओके, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बहुत बेसिक है। ओके, जैसे मान लो हम लिख रहे हैं ए फोटोन, ठीक है, ऑफ फ्रीक्वेंसी, फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है, स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन, इसका रेस्ट ऑफ रेस्ट मास एम नॉट ऐसे लिखते हैं, ऑफ रेस्ट मास एम नॉट, ठीक है। क्वेश्चन इज कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी, ओके, मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन। मतलब मैक्सिमम कितना ट्रांसफर किया जा सकता है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, ये हमें बताना है, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन, ओके, ठीक है। अच्छा, कॉम्पटन इफेक्ट में क्या कह रहे हो? लास्ट क्वेश्चन जो किया था आपने वो भी डिस्कस कर दिया था। नहीं, वो अभी करेंगे डिस्कस, ठीक है ना। अभी इससे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है इसलिए, और थोड़ा बेसिक क्वेश्चन भी है इसीलिए इससे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना कि कॉम्पटन इफेक्ट में वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन हमेशा इंक्रीज करता है, वो कभी भी डिक्रीज नहीं करता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, वेवलेंथ इंक्रीज करने से बेसिकली एनर्जी कम होता है या ज्यादा होता है? कम होगा सर। एनर्जी कम हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर ऐसा होगा कि जैसे फोटोन को हमने इंसिडेंट किया और स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ में मैक्सिमम चेंज हो रहा है, मैक्सिमम चेंज, तो इसका मतलब मैक्सिमम चेंज का मतलब वो बहुत मैक्सिमम इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें के वेवलेंथ में, ठीक है ना, क्योंकि डिक्रीज तो हो नहीं रहा है तो इंक्रीज ही कहेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर वेवलेंथ, मैक्सिमम चेंज अगर वेवलेंथ में होता है या मैक्सिमम इंक्रीमेंट होता है, तो उससे क्या होगा कि एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन जो है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ रहा है तो एनर्जी कम हो जाएगा। दोनों इन्वर्सली रिलेटेड हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ठीक है ना। लेमडा इंक्रीज करेगा तो एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब फोटोन की एनर्जी जब डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब वो एनर्जी ट्रांसफर कहाँ पे हुआ?
तो वही एनर्जी तो आप देख रहे हो ना कि इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम तभी होगा, ओके, जब क्या बोलते हैं फोटोन का वेवलेंथ में मैक्सिमम चेंज होगा, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो, देखो सॉल्यूशन में हम ये लिखेंगे, सॉल्यूशन के काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम व्हेन, ठीक है, kinetic energy of electron will be maximum when change in wavelength of electron is maximum, sorry, change in wavelength of photon is maximum, photon is maximum। तो फोटोन के वेवलेंथ में अगर चेंज मैक्सिमम है तो आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। इज दैट ओके? तो इस तरह से अब देखिए क्या है कि हम लोग जैसे इस फॉर्म, क्या कह रहे हो? तो मैं यू रिपीट अगेन सर, मेरा कनेक्शन लॉस हो गया था। यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे सर आपने जहाँ से बोला था ना कि वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगी, वेवलेंथ मैक्सिमम होगी तो एनर्जी फोटोन की मिनिमम हो जाएगी ना, इनवर्सली रिलेटेड है ना दोनों, एनर्जी और वेवलेंथ, यस सर। ठीक है। तो एनर्जी फोटोन का मिनिमम हो जा रहा है तो इसका मतलब वो एनर्जी गया कहाँ, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया ना? तो जब वेवलेंथ में मैक्सिमम चेंज होगा तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेवलेंथ में मैक्सिमम चेंज कितना होगा, डेल्टा लेमडा मैक्स अगर हम निकालते हैं, देखो डेल्टा मैक्स, तो मैक्सिमम कब आएगा, जब थीटा इक्वल टू पाई लिखना पड़ेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू, देखो पाई लिखोगे -1, ये प्लस हो जाएगा, तो 2h अपॉन m0c, ये डेल्टा मैक्स निकल गया। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का हम निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालोगे ना, तो ये हमारा देखिए यहाँ पे एच न्यू है या एच सी, इसको आप एच सी बाय लेमडा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा लेमडा मैक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, और डेल्टा लेमडा मैक्स लिखना होगा और प्लस यहाँ पे लेमडा, ठीक है। तो डेल्टा लेमडा मैक्स जब होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम वैल्यू जब आप लिखना चाहते हैं ना, तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा लेमडा मैक्सिमम का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 2h अपॉन m0c और डिवाइडेड बाय 2h अपॉन m0c, ठीक है, अपॉन 2h अपॉन m0c प्लस लेमडा, लेमडा को अगर हम ऐसे लिख दें c बाई न्यू, ठीक है, और n2, ठीक है, इधर से मल्टीप्लाई हुआ हमारा ये h न्यू, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ओके। तो अगर हम तो बस यही इसका आंसर है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस मच, यही आ रहा आंसर, ओके। अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है, अगर हम देखो इन सभी से m0, जैसे मान लो हम m0 कॉमन ले लेते हैं तो m0 कैंसिल हो जाएगा, अगर हम c कॉमन ले लेते हैं तो c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और h कॉमन ले लेंगे तो h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 2 कॉमन ले ले तो 2 कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको ऐसे लिखा जा सकता है h न्यू और डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ठीक है, और ये 2 m0 c स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2h न्यू, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, एच न्यू और ये डायमेंशनलेस हो गया। तो कॉम्पटन इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है ना, वो इतनी ही हो सकती है, इससे ज्यादा कभी भी गेन नहीं कर सकता काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब अटेन कर रहा है, तो इस तरह का सिचुएशन है, देखिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन था और ये फोटोन आ रहा है, ठीक है ना, दिस इज फोटोन, ठीक है, अभी ये रेस्ट में है, तो कुछ देर के बाद फिर ऐसा सिचुएशन होगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो ये इस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है, और फोटोन जो है ना अपोजिट जा रहा है, 180 डिग्री से स्कैटर हो गया, अपोजिट जा रहा है तो मतलब बैक स्कैटरिंग कह सकते हो, तो ये फोटोन इधर जा रहा है, ठीक है ना, सो दिस इज फोटोन। तो इलेक्ट्रॉन से स्कैटर होकर फोटोन अगर अपोजिट जाता है ना, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक है। सो ये लॉजिक से हम लोग, मैथमेटिकल लॉजिक से आंसर नहीं किया गया, ऐसे ध्यान रखोगे, मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट कुछ नहीं लगाया गया, इसको फिजिक्स का लॉजिक लगा दिया गया कि बेसिकली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन तभी होगा जब इसका एनर्जी मिनिमम हो जाएगा, इसका एनर्जी मिनिमम मतलब इसका वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगा। तो वेवलेंथ में आप देख सकते हो चेंज मैक्सिमम तभी हो रहा है व्हेन इट इज गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, थीटा 180 डिग्री लेना पड़ेगा, ओके। सो दैट्स द केस हियर, ओके।
ठीक है। सो ये एक बेसिक क्वेश्चन था कॉम्पटेंट इफेक्ट से रिलेटेड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में क्योंकि बहुत ही बेसिक है ना। और जानते हो एक्चुअली यही क्वेश्चन पूछा गया, मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है बट समवॉट मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था नेट एग्जाम में कि मैक्सिमम कितना हो सकता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हम क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर वगैरह जब पूछा जाता है ना तो बेसिकली यही होता है कि 1D कोलिजन होता है उस केस में। ठीक है, तो एक चलो आप लोग देख लोगे क्वेश्चन। ठीक है ना, वो क्वेश्चन हो सकता है स्लाइटली डिफरेंट हो बट लॉजिक विल रिमेन द सेम। आप ध्यान रखोगे कि किसी भी कोलिजन में एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम तभी होता है व्हेन कोलिजन इज 1D। अगर 2D होगा ना, जैसे एक पार्टिकल इधर चला गया इधर चला गया, तो उस केस में मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी वगैरह नहीं होता है। ठीक है ना। ऑल राइट, सो दिस वाज वन क्वेश्चन। अब हम एक उस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जो IIT जैम 2017 में पूछा गया था 2017, ये कॉम्पटन इफेक्ट का क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था वो। अच्छा क्वेश्चन अच्छा था इसलिए हम लोग उसे डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए हम एक बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्वेश्चन का। ये 17 का पेपर है। ठीक है ना, इसमें ये MSQ में था, है ना क्वेश्चन। Yes, sir. देखिए ये है क्वेश्चन। देखिए हम आपको बताएं बहुत सारे फॉर्मूले इसमें हो सकते हैं लेकिन हम लोग फॉर्मूला उतना याद करने की जरूरत नहीं है। देखो आप बहुत फॉर्मूले याद करोगे ना तो एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो, इसलिए मेन अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, आफ्टर स्कैटरिंग एट एन एंगल phi the photon loses half of its energy if the electron recoils at an angle theta. Which of the following is which of the following is are true? Okay, photon इसको frequency बनाए थे सर, ए और बन सी गया आया था। ये और सी आ रहा यस है। सर, चलो देखते हैं। यस सर। फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन ऑफ रेस्ट मास। देखो ये जो जानते हो हम आप लोग को रिलेटिविटी में बता चुके हैं, जब भी ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है ना फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, जैसे लिखा है इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, तो ये रेस्ट मास है बेसिकली। ठीक है ना, ये रेस्ट मास है। इनिशियली एट रेस्ट आफ्टर स्टार्टिंग एट एन एंगल phi द फोटोन लूजेस हाफ ऑफ इट्स एनर्जी। उसका एनर्जी हाफ हो गया, मतलब एनर्जी हाफ हो गया मतलब फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो कि न्यू से न्यू बाई 2 हो गया। फ्रीक्वेंसी न्यू बाई 2 हो गया ना तो वेवलेंथ डबल हो जाएगा। ठीक है ना, वेवलेंथ जो मान लीजिए स्टार्टिंग में लेमडा था तो बाद में 2 लेमडा हो गया। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो। सो इफ द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स एट एन एंगल थीटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो देखो फाई का वैल्यू भी निकालने के लिए बोला गया है, थीटा भी निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है ना, ये सब कुछ इसमें बोला गया है निकालने के लिए। चलो करके देखते हैं। ठीक है ना, तो फोटोन जो है रिक्वायर कर रहा है फाई एंगल पे। ठीक है ना, तो देखो ये लास्ट फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि h/m0c 1 माइनस कॉस फाई होता है ना, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना, क्योंकि फोटोन फाई से स्कैटर कर रहा है तो ये 1 माइनस कॉस फाई आना चाहिए यहाँ पे। तो इसका लास्ट ऑप्शन तो ऐसे ही पता चल गया कि रॉन्ग है। ठीक है ना, अब हम अदर ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक फोटोन ऐसे आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू है, वेवलेंथ लेमडा है। अब ये फोटोन जो है ना, यहाँ से देखिए ऐसा हो गया कि फोटोन स्कैटर हो गया इधर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दिस एंगल इज फाई, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है ना, तो ये बेसिकली अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो न्यू बाई 2 हो गई है, वेवलेंथ जो है 2 लेमडा हो गया है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी बोला जा रहा है ना हाफ हो गया है। ठीक है, सो दैट्स द सिचुएशन। ओके, तो एनर्जी जो लूज किया है इसने, ठीक है, वो हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, और एक्चुअली ये सर यस, अभी स्टार्ट हुआ है क्या? हाँ बस अभी एक स्लाइड हुआ है अभी। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, तो देखिए ये सिचुएशन है, तो हम लोग ऑप्शंस पहले इसमें देखिए पॉसिबिलिटी क्या क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे। ठीक है ना, तो पहली बात इसमें अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, देखिए लास्ट क्लास में बताया गया था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे बेसिकली जो भी एनर्जी ये लॉस कर रहा है, लॉस इन एनर्जी, तो एच न्यू माइनस ऐसे एच न्यू बाई 2 लिख दोगे। ठीक है ना, लॉस इन एनर्जी, फोटोन के पहले एनर्जी ये था, ये हो गया, तो जो भी एनर्जी लूज किया ना वही इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा एच न्यू बाई 2। तो काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट अगर हमें पड़ेगी तो हम ये लिख देंगे एच न्यू बाई 2, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके, ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकल गया। अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। ठीक है ना, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे, देखो पी एक्स का इनिशियल वैल्यू, ठीक
ठीक है ना, सॉरी, सम ऑफ पी एक्स इनिशियल इज इक्वल टू सम ऑफ पी एक्स फाइनल, ठीक है ना। तो पी एक्स इनिशियल लिखोगे तो आप देखिए एच न्यू बाई सी हो जाएगा इज इक्वल टू इसका एच न्यू बाई टू, ठीक है ना, एच न्यू बाई टू और बाई सी, क्योंकि एनर्जी सॉरी मोमेंटम तो ऐसे लिखते हैं ना, एच एनर्जी बाई सी, तो एच न्यू बाई टू तो एनर्जी हो गई बाई सी, और यहाँ पे कॉस फाई और प्लस, ठीक है। इसका मोमेंटम मान लो पीई लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जो है ना दिस इज पीई, और इसका काइनेटिक एनर्जी के हो जाएगा, के तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, ये है तो पीई और इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, क्वालिटी इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये है हमारे पास एक इक्वेशन, और एक इक्वेशन हमारे पास ठीक है, एक इक्वेशन हमारा y कंपोनेंट के लिए होगा, पी वाई ऐसे लिखोगे, सम ऑफ पी वाई इनिशियल इज इक्वल टू सम ऑफ पी वाई फाइनल। ओके, तो इस स्टार्टिंग में आप देखिए इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ना, इट डजंट हैव एनी मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब इसका y कंपोनेंट लगाओगे तो एच न्यू बाई टू सी और इंटू साइन फाई हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस सॉरी इससे माइनस पीई होगा, ठीक है, माइनस पीई, ठीक है, ये पीई साइन थीटा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें एक ऑप्शन मोमेंटम के रेशियो का शायद दिया हुआ है, ये मोमेंटम ऑफ फोटोन स्कैटर्ड फोटोन हो गया, ये मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन अगर लिखोगे ना तो एच न्यू अपॉन टू सी, सॉरी एच न्यू, एक मिनट, एच न्यू अपॉन टू सी, ठीक है, ये दोनों के मोमेंटम का रेशियो आ गया, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी साइन फाई अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है साइन फाई अपॉन साइन थीटा, तो ये भी ये हमारा करेक्ट है। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, वन सच ऑप्शन इज गिवन, ठीक है। देखो यहाँ पे रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन एंड स्कैटर्ड फोटोन, देखो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बाय स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम साइन फाई बाय साइन थीटा, तो ये सी ऑप्शन तो इसका करेक्ट है, सी तो डायरेक्ट पता चल गया। अब हमें देखिए यहाँ पे साइन फाई और साइन थीटा दो, ये तो हमें पता चल चुका है, डी तो डायरेक्ट गलत है, एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई होना चाहिए, यहाँ 2 नहीं होना चाहिए। अब ए और बी को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से एक रिलेशन हमारे पास ये है, सपोज करो ये थर्ड रिलेशन हो गया, ठीक है ना, तो थर्ड, तो हमारे पास देखिए एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना, वी हैव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इससे हम मोमेंटम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, तो हमारे पास देखिए काइनेटिक एनर्जी इतना दिया हुआ है, तो इसमें जैसे इस इक्वेशन में देखिए दो अननोन है, हम चाहते हैं अगर तो ये साइन थीटा वगैरह कुछ पुट करके इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, कॉस फाई से बच जाएगा, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। डेल्टा लैम्डा से पहला वाला प्रूव हो सका, डेल्टा लैम्डा से, क्या कह रहे हो? डेल्टा लैम्डा से पहला वाला अच्छा, प्रूव हो डेल्टा लेमडा वाला से प्रूव हो जा रहा है ना, अच्छा ठीक है, डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू है हमारा एच अपॉन एम नॉट सी, है ना, एम नॉट सी, अच्छा हाँ, वहां से कॉस थीटा बहुत जल्दी निकल जाएगा, है ना, ठीक है, इस फॉर्मूले से। तो डेल्टा लेमडा देखिए हमारा वेवलेंथ जो है ना, ये लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी होता है, और ये 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो है हमारा लेमडा जो है ना डबल हो गया है, 2 लेमडा माइनस लेमडा हो जाएगा इसमें, एच अपॉन एम नॉट सी, और फाइव लिखे सर, क्वेश्चन में फाइव दिया हुआ है सर। अच्छा इस क्वेश्चन में फाइव लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में फाइव लिखा हुआ है, यहाँ पे फाइव लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए 2 लेमडा, ये लेमडा बन जाएगा, और इसको न्यू आंसर, क्वेश्चन आंसर क्या न्यू के टर्म में लिखा हुआ है ना, यस सर। तो इसको हम सी बाई, फिर लेमडा बचेगा ना, तो सी बाई न्यू लिख देंगे इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी, और ये 1 माइनस कॉस फाई हो जाएगा, तो यहाँ से कॉस फाई आप निकाल सकते हो, ठीक है, कॉस फाई इज इक्वल टू, ठीक है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बेसिकली बन जाएगा हमारा 1 माइनस और एम नॉट सी स्क्वायर और डिवाइड बाय एच न्यू, यही आ रहा है ना, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन है बेसिकली कॉस फाई का, हाँ ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, ठीक है ना, ये डायरेक्टली इस फॉर्मूले से ही बन गया। हालांकि अगर मान लो हम इधर से भी ट्राई करते हैं ना तो आ जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है निकालने में बेसिकली, लेकिन बेटर है कि हम इसी फॉर्मूले से निकाल दिए, ठीक है ना। इसका तो कॉम्पटन इफेक्ट का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली ये फॉर्मूला तो हम यूज कर ही सकते हैं, है ना, ठीक है। ओके, और अगर हम साइन थीटा के बारे में थिंक करते हैं, देखो साइन थीटा, तो अब देखिए हमारा ये कॉस फाई निकल चुका है ना,
तो cos फाई का वैल्यू अगर हम सपोज करो यहाँ पे, देखिए साइन थीटा का वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं ना, यहाँ से इस थर्ड से हम निकाल सकते हैं, तो cos फाई का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये आएगा, ठीक है ना। अगर आप साइन थीटा निकालना चाहेंगे तो समथिंग डिफरेंट आ जाएगा। देखो फ्रॉम थ्री से यहाँ से देखिए ये जो है ना रूट अंडर थर्ड आ से, जाएगा सर, क्या कह रहे हो? रूट अंडर आ जाएगा सर, क्योंकि वन माइनस हाँ रूट अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो साइन थीटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो साइन फाई ऐसा आ रहा है, साइन फाई, और यहाँ पे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच न्यू अपॉन 2c और अपॉन पीई ये निकल रहा है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में हम निकाल के देख लेते हैं। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू, आप ऐसे लिखोगे, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये ऐसे लिखोगे ना इसको, देखो 1 माइनस और ये कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन बन जाएगा, ठीक है ना। और अपॉन पीई जो है ना, पीई को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, 1/c रूट अंडर के इंटू के प्लस 2m0c², ठीक है ना, ये लिख देते हैं, और इंटू एच न्यू अपॉन 2c। तो अगर आप एग्जैक्टली निकालना चाहते हो ना, देखो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू, तो रूट अंडर 1 माइनस और कॉस फाई का वैल्यू ये है 1 माइनस m0c² अपॉन hc, ठीक है। तो इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है हमको लग रहा है यहाँ पे, सर एच एच न्यू न्यू, होगा सर। एच न्यू है, हाँ वही तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया था ना, ये m0c² ऊपर आ गया और एच न्यू है यहाँ पे, ठीक है ना, ये एच न्यू है। अभी तो लग रहा था वो एनर्जी का डायमेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पे एच न्यू है, ठीक है। तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, देखो cos फाई का वैल्यू पुट कर दिया, और हियर वी आर गेटिंग एच न्यू अपॉन 2c और डिवाइडेड बाय 1/c, और रूट अंडर k का वैल्यू हमारा कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k हम लोग निकाल लिए थे ना, दिस वाज एच न्यू बाई 2 है ना, यहाँ से देखो एच न्यू बाई 2, तो यहाँ पे पुट कर दोगे, सो वी आर गेटिंग हियर एच न्यू बाई 2, और हियर एच न्यू, सॉरी दिस इज अगेन एच न्यू बाई 2 और प्लस 2m0 c², ठीक है ना, बस यही तो है 2m0 c², सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ओके। तो ये साइन थीटा का वैल्यू है, तो साइन थीटा का वैल्यू देखो मैच नहीं कर रहा है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। इसको अगर हम ओपन भी करते हैं ना, देखो इफ यू ओपन इट, तो ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, 2ab से 2m0 c² अपॉन एच न्यू आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ कैंसिल वगैरह ऐसा नहीं होगा हमको लग रहा है, ठीक है ना, नथिंग, ऐसा नहीं कि ये और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जा रहा है, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इट इज नॉट मैचिंग। तो ये cos फाई हमारा देखिए, इस फॉर्मूले से cos फाई का वैल्यू निकल गया, इसमें फाई लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि फोटोन का एंगल ऑफ स्कैटरिंग इसमें फाई है, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स वाई डायरेक्शन से हमारा ये निकल गया था, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मोमेंटम ऑफ फोटोन का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू दिस मच, ये करेक्ट ऑप्शन आ गया है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट इट इज, ओके। तो वही देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आप देख रहे हो ना, डेरिवेशन से आ रहा है ना, तो इसलिए डेरिवेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को डेरिवेशन से रिलेट किया गया है, ओके ठीक है। तो एग्जाम में देखो मोस्टली क्वेश्चन जो आता है ना कॉम्पटन इफेक्ट का, वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड आता है, ठीक है ना। जस्ट ये फॉर्मूला, और एक आप स्टार्टिंग में जो अभी हम फॉर्मूला बताया था ना, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल सॉरी इंसिडेंट एनर्जी, वो दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे, मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन आ सकता है। इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया, आप देखिए एग्जाम में, ठीक है। जस्ट एक मिनट, हम वो क्वेश्चन हम भी देखे नहीं है क्या है, एक मिनट देख लेते हैं। इसका आंसर देखिए क्या होगा आप लोग, ये है, व्हाट शुड बी द आंसर। इन कॉम्पटन स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय फोटोन द इंसिडेंट, नहीं हम तो देखे जरूर होंगे क्योंकि आंसर की तो हम बनाए थे, ठीक है, मगर अभी मुझे याद नहीं है। देखो द कॉम्पटन स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय फोटोन इंसिडेंट विथ वेवलेंथ लैम्डा, इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट है बताइए, आप लोग देख करके बताइए जल्दी से। Which options are correct? Sir, first option.
नो सर, बी और डी अभी तक करेक्ट है, सी चेक कर रहे हैं। देखो थोड़ा सा गलत सभी लोग हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है। देखो एमएसक्यू का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एमएसक्यू है, देखो यहाँ पे लिखा है बी और डी। सेक्शन बी का है ये, बी और डी आ रहा है ना, ठीक है। बस अब जानते हो इस क्वेश्चन को जानते हो, हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर जो आप लोग इसको खुद से आंसर करिए आप लोग तक, ठीक है। हम एक्सप्लेन कर देंगे तो क्या फायदा हो जाएगा, ठीक है। ये तो जो आपके पास रिजल्ट है, अब बताइए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है या रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है ये? कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ भी इसमें। इज देयर एनी कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट का मतलब होता है फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, रिजल्ट बेस्ड इसको बोल सकते हैं। फॉर्मूले को यूज करिए, आपको पता चल रहा है खुद से, ठीक है ना। तो बस फॉर्मूले को, ठीक है। तो हम बता नहीं रहे हैं इसका आंसर, ठीक है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आप लोग खुद से देखिए, इसको नहीं समझ में आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लोगे, ठीक है। लेकिन आज कोशिश करोगे। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है और इसका डी ऑप्शन भी करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, दोनों करेक्ट है। तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सभी लोग करके देख लोगे इसको, ठीक है। ओके, तो ये कॉम्पटन इफेक्ट हो गया। तो आप देख रहे हो ना, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पटन इफेक्ट का, ठीक है। तो कॉम्पटन इफेक्ट आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, तो अभी तक आप लोग देखिए, आप लोगों का क्या क्या कंप्लीट हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है ना। कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और बोर मॉडल, ठीक है ना। बोर और समरफेल्ड मॉडल, ये सब है ना, हम लोग डिस्कस। जानते हो समरफेल्ड मॉडल में जो बताया गया ना आप लोगों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्चुअली, ठीक है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सर वो रिवाइज्ड असाइनमेंट्स प्लीज अपलोड करवा दीजिए ना सर, उनमें काफी आप लोग को हार्ड कॉपी जो मिला है ना, उसमें थोड़ा बेटर होगा, वो क्या बोलते हैं, उसमें मिस्टेक्स कम है। सर गलतियां है उसमें भी। चलो ठीक है, करते हैं। एक्सरे भी तो हो गया ना। हाँ, और एक्सरे भी आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है ना। एक्सरे, अच्छा एक क्वेश्चन दे रहे हैं एक्सरे का, पहले इसको आंसर करिए, उसके बाद आगे नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इन सभी टॉपिक से तो मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जरा इसका आंसर बताइए, देखिए कितना आएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। के अल्फा एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का क्वेश्चन है। वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स के अल्फा एक्सरे फोटोन फ्रॉम मोलिब्डेनम एटॉमिक नंबर 42 इज ओके। तो आप लोगों को बताया गया कि के अल्फा में पहले जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन होता है वो नॉकआउट करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल, जिसकी वजह से अब के अल्फा इमिट तभी होता है जब एल शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल में जा रहा है ना। 2 to 1, हाँ ठीक है। तो ये बेसिकली, तो क्या आंसर आ रहा है, व्हाट इज द आंसर? एंगस्ट्रॉम में आंसर करना है। फॉर्मूला देख करके भी आप लोग आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। $1,223.2 1223 इतना आ रहा है। सर 0.73 आर्मस्ट्रॉन्ग। सब लोग देख लो खुद से, है ना। 0.73 कुछ लोग बता रहे थे, बहुत डिफरेंस आंसर में है आप लोगों का। कुछ लोग इतना बता रहे हो, कुछ लोग इतना बता रहे हो। 0.73 एंगस्ट्रॉम भी कुछ लोग बता रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हम लोग 0.73 है सर। इसमें ऐसा बताया था ना, 1/λ इज इक्वल टू, याद है आप लोग को बताया थे, R इंफिनिटी और Z स्क्वायर और म्यू अपॉन ME, और यहाँ पे 1/n फाइनल
और माइनस 1 n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो वेवलेंथ हमको निकालना है, इसमें दिया हुआ है ये 1.09 इंटू 10⁷ पर मीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, ध्यान रखोगे। Z इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 42 है। ठीक है ना, कोई स्क्रीनिंग कांस्टेंट अगर दिया होगा ना तो फिर Z, हम बताया ना कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा तो Z माइनस सिग्मा का होल स्क्वायर लिखेंगे। कोई स्क्रीनिंग कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है तो बस Z लिख देंगे। ठीक है ना, तो ऐसे ही किया जाएगा। ठीक है, और म्यू ये जो है ना इसको लगभग 1 लिख दो। ठीक है, तो K अल्फा के लिए देखिए हम लोग K अल्फा एक्सरे बोला जाता है ना, तो इसमें n = 2 से n = 1 में ट्रांजिशन होता है। ठीक है ना, L शेल टू K शेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फाइनल जो है 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस इनिशियल जो है हमारा 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए लैम्डा इज इक्वल टू, इसको बस इन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो 10⁻⁻7 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4 और डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और 1/42 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, 1/42 का होल स्क्वायर और इंटू 1/1.09, यही है। ठीक है, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर, कितना आ रहा है 0.73। सर मेरा 0.693 आ रहा है। यस सर, नहीं सर, 0.8 के अप्रोक्स। सर इसमें एक डिजिट के लिए बोला है कि डेसिमल के बाद 1 के लिए बोला है, तो 0.7 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। हाँ, डेसिमल के बाद अगर 1 बोला गया है तो 0.7 लिख दो। अगर 2 Yes, बोला sir. होता तो कितना होता, 0. मान लो 2 डेसिमल बोला होता, 0.73 इतना आ रहा है। 0.693 सब 0.693 है यार। 0.693 सर। 0.693 आ रहा है, यस सर। देख लो 0.693 एंगस्ट्रॉम। चलो ठीक है, तो देखते हो ना क्वेश्चन इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बाल्मर फॉर्मूला भी कहते हैं ना। ये फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखोगे। ठीक है, इससे क्वेश्चंस कितने ज्यादा पूछे जा रहे हैं आप देख रहे हो ना। तो ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, इसका आंसर दिया होगा। ठीक है, देखो 60 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, देख लोगे आप लोग आंसर। एक मिनट देखें आंसर की। हाँ है हमारे पास आंसर की, इसका बहुत बड़ा आंसर दिया हुआ है, मतलब गैप बहुत ज्यादा दिया हुआ है। देखो ये जो है ना ऐसे दिया हुआ आंसर 0.6 to 0.8, बहुत ज्यादा डिफरेंस दिया हुआ है ना। सर इन्होंने एक डिजिट बोला है ना, तो 0.7 आंसर आ रहा है, तो वो एक अप डाउन के कारण बड़ा हो गया ना। अच्छा हाँ ठीक है, तो ये बेसिकली आंसर है। ओके, तो ऑलराइट, तो ये हमारा टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नया टॉपिक देखो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सभी जानते हो, देखो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इस पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं सब्जेक्ट को तो एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन अगर किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता रहे हैं, बस आपको इंट्रोडक्शन भी इन सभी टॉपिक का पता है ना, आप एग्जाम में क्वेश्चन जरूर कर लोगे। अब देख रहे हो ना कितना चाहिए आपको, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ना, अब लर्निंग इसको कहते हैं कि फॉर्मूला कैसे आया, वो अगर आप जानते हो देन यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। ओके, लेकिन एग्जाम के लिए तो ये नेसेसरी है जानना। ओके ठीक है सर मैं यू शो क्वेश्चन अगेन प्लीज। क्या कह रहे हो सर? क्वेश्चन को फिर से दिखा सकते हैं एक बार आप? अरे क्वेश्चन तो हटा दिए हम, क्वेश्चन देख लोगे ना, जैम 2017 का सर क्वेश्चन वो है। आंसर आगे सर नोटबुक में नोट कर लेंगे। सर ब्लैक बॉडी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 32 अब असाइनमेंट क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देख लोगे जैम, हम ये क्वेश्चन था हम लिख देते हैं। ठीक है ना, देखो जैम 2021 का क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, देख लोगे जो ओरिजिनल पेपर है ना वेबसाइट पे देख लोगे। ठीक है ना, वहां मिल जाएगा। ठीक है, ओके, अब आप देखिए हम लोग नेक्स्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब समझ रहे हो ना कि एक कल्पना किया है उसने। ठीक है ना, उसने जस्ट इस तरह से थिंक किया, मतलब, लेकिन जानते हो कहते हैं कि डी ब्रोगली वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स ऑफ हिज टाइम। ओके, उसने एटलीस्ट, देखो लोग तो बहुत लोग थे, लेकिन ये बात को सोचना, उसके लिए कैलकुलेशन करना और फिर उसके बाद रिजल्ट बता देना, ठीक है, ये कोई छोटी बात नहीं थी। ठीक है, तो डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, ठीक है, व्हाट इट सेज दैट
डिब्रोगली ने देखो लॉजिकली इस तरह से थिंक किया कि इफ लाइट which was well known to be a wave can exhibit particle character then particles then या ऐसे लिखो then इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, and other subatomic, या ऐसे लिखो, थोड़ा सेंटेंस देखो चेंज कर दे रहे हैं देन, ठीक है। देखो इफ लाइट, अच्छा एक मिनट, वॉज 2 बार आ गया है ना, which, so if light which was well known to be a wave, ठीक है, can exhibit particle character, then matter particle may also exhibit wave character. ठीक है, then matter particle may also exhibit wave character. Okay, so this is called wave particle duality. ठीक है, वेव पार्टिकल डुअलिटी। ओके, देखिए क्या है कि ये जो है ना एक एजम्पशन जैसा है, लेकिन एजम्पशन जब जो है ना, देखिए एजम्पशन क्या है कि जब वेरीफाई हो जाता है ना एक्सपेरिमेंटली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट कहने लगते हैं साइंस में। ठीक है, देखिए साइंस में जानते हो क्या होता है कि बेसिकली साइंस इसी तरह से प्रोसीड होता है ना कि फर्स्ट पीपल समटाइम्स इंट्रोड्यूस सम एजम्पशन, और उस एजम्पशन को अगर आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर लेते हैं, मतलब सिर्फ एक पर्सन वेरीफाई नहीं करेगा, मतलब डिफरेंट कंट्रीज में अगर लोग वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट प्लेसेस पे वेरीफाई कर लेते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि दैट एजम्पशन इज नाउ ए फैक्ट एक्चुअली। ओके, तो इसने ये डिब्रोगली वाज हाइपोथेसिस। अच्छा, आप जानते हो ना डिब्रोगली 2 लोग थे, ठीक है ना, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, बट दीज वर 2 ब्रदर्स। ओके, वन वाज थ्योरेटिशियन एंड द अदर वाज एक्सपेरिमेंटलिस्ट। ओके, तो जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पे जो डिब्रोगली काम करते थे ना, ही वाज आल्सो वेरी वेल वर्स्ड। ओके, उस ही मतलब एक बहुत ही कॉम्पिटेंट एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे वो भी। ठीक है, उसने भी ये सो जो डिब्रोगली ने जो हाइपोथेसिस दिया, तो आप सभी जानते हो कि इसको वेरीफाई किसने किया था, हु वेरीफाइड इट फर्स्ट? डेविसन एंड जर्मर। हाँ, डेविसन एंड जर्मर है ना, वेल नोन, हम लोग यही जानते हैं, लेकिन उसके ब्रदर ने भी वेरीफाई किया था। ठीक है, तो ये 2 लोग थे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो है ना, एक ने दिया था, दूसरे ने वेरीफाई भी किया था। ठीक है ना, बाद में। ठीक है, ही वाज, आप लोग जानते होंगे थॉमसन भी 2 हैं, मतलब फादर एंड सन हैं वो लोग भी। ठीक है ना, तो थॉमसन एक है जे थॉमसन है ना, जे बर्नौली 2 नहीं, वो 2 से ज्यादा हैं वो लोग। ठीक है ना, बर्नौली तो पूरा एक खानदान है पूरा। ठीक है, तो जानते हो क्या है कि देखिए एक है जे थॉमसन और एक है जेपी थॉमसन। ओके, तो देखिए क्या है कि जे थॉमसन ने, आप सभी जानते हो कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। यही तो कहते हैं ना कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसमें नाम किसका आता है? थॉमसन का आता है। ठीक है, तो बाद में जेपी थॉमसन ने भी ये सारे एक्सपेरिमेंट किए थे।
क्या बोलते हैं, जो डेविसन जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट किया ना, वो एक्सपेरिमेंट जेपी थॉमसन ने भी किया था, ठीक है। और शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि डी ब्रोगली का जो ब्रदर थे ना, उनका और जेपी थॉमसन का कोलैबोरेशन था, दोनों साथ में शायद करते थे एक्सपेरिमेंट। ओके, ठीक है। तो देखिए, इफ लाइट विच वाज वेल नोन टू बी ए वेव can exhibit particle character, then matter particles may also exhibit wave character। ये एक hypothesis, एक सोच थी, समझ रहे ना, एक कल्पना था ये, ठीक है। लेकिन दिस इज कॉल्ड वेव पार्टिकल डुअलिटी। ओके, तो उसने इतना बताया। अब उसके बाद उसने अपने थॉट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना, टू सपोर्ट हिज, ठीक है ना, थॉट, ठीक है, डी ब्रोगली, ऐसे ही इसको पढ़ा जाता है डिब्रॉय, हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है ना। डी ब्रोगली हम लोग लिखते हैं, बट वी इट इज एक्चुअली प्रोनाउंस्ड एज डिब्रॉय, ठीक है ना। कैलकुलेटेड वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड, ठीक है, एसोसिएटेड विथ मैटर पार्टिकल। उसने अपने मतलब थॉट को सपोर्ट करने के लिए उसने वेवलेंथ का फॉर्मूला भी बताया, ठीक है ना। कैलकुलेटेड या कह सकते हो डेराइव्ड, है ना, वेवलेंथ यहाँ पे डेराइव्ड लिख सकते हो, डेराइव्ड, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विथ मैटर पार्टिकल। उसने देखो लॉजिक ये दिया कि जैसे मान लो ये बोर ऑर्बिट है, ठीक है ना, बोर ऑर्बिट, जानते हो कई बार बहुत सारे फिजिसिस्ट का इस तरह का हम लोग जानते हो, देखो अल्टीमेटली जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो एक तरह से कुक्ड फूड की तरह है। जैसे आप मान लीजिए किसी बेकरी में जाते हो, ठीक है ना, और बेकरी में कोई सामान खरीदना चाहते हो, तो बेकरी में आपको जो मिलता है, मान लीजिए कुकीज वगैरह जो भी, तो वो जो अच्छा वाला होता है वो मिलता है ना, उसमें कई ऐसे भी होते होंगे जो डिस्ट्रॉय हो जाते होंगे कुक करते समय, है ना, तो वो तो आपको नहीं दिखाया जाता है। तो उसी तरह से ये थॉट्स भी जानते हो, मतलब कहते हैं ना फाइनली कुक्ड थॉट इसको बोला जाता है, कि फाइनल फॉर्म में जो है ना हमें मिलता है ये। अब कितना बीच में क्या किया इन लोगों ने वो तो हमें पता नहीं चलता है ना, ठीक है। तो ये चीज हर जगह होती है, ठीक है। तो ये फाइनल फॉर्म हम लोग को मिला है, ठीक है ना। तो देखो उसने लॉजिक ये बताया कि बोर ऑर्बिट है, मान लीजिए, इसमें हम कहते थे पहले कि इलेक्ट्रॉन जो है बोर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, इसका रेडियस अगर r है, तो इस केस में इसकी स्पीड अगर v है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं mvr इज इक्वल टू nh क्रॉस, ठीक है ना, nh अपॉन 2π, ऐसे लिख देते हैं। तो उसने ये कहा कि इक्विवेलेंटली हम बोर ऑर्बिट में ये कह सकते हैं कि एक वेव है, इस तरह से उसने कह दिया कि एक वेव है। तो वेव जो है ना बेसिकली ऐसे एन, बेसिकली एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को हम लोग वेव बोलते हैं, दिस इज वेवलेंथ लैम्डा। ओके, तो उसने ये कहा कि यहाँ पे एक तरह से एन वेवलेट्स हैं, मतलब इस तरह से ये जो है ना ए वेव हो गया, ए वेवलेट बोलो इसे, ठीक है ना, ए वेवलेट, ठीक है ना, वेवलेट इसको हम कह देते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली एक क्रेस्ट और एक ट्रफ होगा ना, तो इसको एक वेवलेट बोल देते हैं। तो इसमें उसने कहा कि एन वेवलेट्स हैं यहाँ पे, वेवलेट्स, ठीक है, ये उसने कह दिया, ठीक है ना। तो एन वेवलेट्स है ना, तो इसका मतलब इसका टोटल लेंथ जो है ना एन इंटू लेमडा जो होगा दैट विल शुड बी इक्वल टू 2πr, क्योंकि इसका एक वेवलेट का जो लेंथ होता है दैट इज इक्वल टू 2πr। ओके, तो ये उसने लॉजिक लगाया है, ठीक है ना, डी ब्रोगली ने, ठीक है। उसने ये कह दिया कि यहाँ पे ऐसे करके एन क्रेस्ट ट्रफ ऐसे होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से मतलब 2πr ऐसा है, 2πr इज इक्वल टू एन लेमडा। तो इसे हम सेकंड इक्वेशन कह देते हैं और इसे फर्स्ट इक्वेशन। देखो ये है पार्टिकल पिक्चर और ये है वेव पिक्चर, ठीक है ना। उसने ये कहा, ठीक है, कि ऑर्बिट में जो है ना वेव ऐसे, मतलब यहाँ पे वेव इस तरह से क्या कहते हैं, सर्कमस्क्राइब कर रहा है इसे, ठीक है ना। और राइट, तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। देखो 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा mv अपॉन 2π, ठीक है। यहाँ से mv अपॉन 2π, यहाँ से r और r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू इस साइड से n और n कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा और यहाँ से h अपॉन 2π होगा। तो आप देखिए 2π कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन, ठीक है ना, m, नहीं कुछ गलती हुआ हमसे, है ना, यहाँ पे लेमडा नीचे आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे डिवाइड किया ना तो यहाँ लेमडा नीचे आ रहा है। हम लोगों ने 1 डिवाइड बाई 2 किया है ना,
ठीक है, तो यहाँ से देखिए n कैंसिल हो गया, h/2, ठीक है, तो ऐसा आ रहा है, तो लेमडा इज इक्वल टू आप कैलकुलेट करेंगे तो h/mv आ गया। तो इस तरह से उसने लॉजिक दे करके फॉर्मूला डिराइव कर दिया, ठीक है ना, इसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू h/p, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रॉय वेवलेंथ है ना। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेसिस था, उसने इस तरह से एक कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर लोग टेस्ट नहीं करते कि क्या इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल जिसमें मोमेंटम p है तो इट विल बिहेव, तो इसका मतलब यही हो रहा है, देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि देखो अबव एक्सप्रेशन implies that, अबव एक्सप्रेशन का मतलब यही है, आप समझ रहे हो, जो भी यहाँ पे कहा गया ना, ये डी ब्रोगली ने ही ऐसा किया था, उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में हम मानकर चलेंगे कि वेव फिट हो गया है, यहाँ पे n वेवलेट्स फिट हो गए हैं, तो n वेवलेट फिट हो गया, एक वेवलेट का लेंथ होता है लेमडा, तो ये n वेवलेट्स अगर है यहाँ पे तो n लेमडा शुड बी इक्वल टू 2πr, तो ये लॉजिक उसने दिया था, ठीक है, अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो देखो above expression implies that a particle which has momentum p, ठीक है, behaves as wave of wavelength lambda, so it behaves as wave of wavelength lambda, ठीक है ना, so that's what it is, okay। तो ये तो कॉन्सेप्ट था, अब इसको देखो, दिस कॉन्सेप्ट वाज वेरीफाइड, है ना, तो मतलब कह सकते हो कि वेव नेचर ऑफ मैटर, ओके, वेव नेचर ऑफ मैटर वाज दिस कॉन्सेप्ट, है ना, दिस कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, वेव नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर was verified by Davison, आप लोग देख लोगे स्पेलिंग, ठीक है ना, एंड जर्मर। कभी कभी जानते हो ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है क्या क्या देता है हमें, तो ध्यान रखोगे वेव नेचर ऑफ मैटर को इसने वेरीफाई किया था, डिफ्रैक्शन बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, and independently by G.P. Thompson, G.P. Thompson, ठीक है ना, सन, ये जो है ना, this was son of J.J. Thompson। इनके बारे में ये कहा जाता है कि देखिए फादर ने इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल डिस्कवर किया था और सन ने उसका जस्ट अपोजिट कर दिया, उसने ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक वेव एक्चुअली, ठीक है। तो ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट वाज वेरीफाइड। हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं सर, वो ऊपर वो 2n सेम कैसे होंगे सर, वो ऊपर कहाँ पे, इधर जो mvr इक्वल्स nh/2π है, तो कैंसिल हुआ, डिवाइड और- किया ना, दोनों डिवाइड सर करोगे ये दोनों कैंसिल, n सेम थोड़ी है। हाँ अच्छा, ये दोनों नहीं, उसने देखो लॉजिक ये दिया ना कि n है क्या, अगर मान लो हम ये क्वेश्चन पूछते हैं जैसे ये जो है ना, मतलब हाँ, मतलब आपने सही क्वेश्चन रेज किया है यहाँ पे, देखो डी ब्रोगली ने ये लॉजिक दिया यहाँ पे कि ये जो n है ना, वो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम बोलते हैं कि पार्टी ये nth ऑर्बिट है, ठीक है ना, तो बेसिकली व्हाट विल दिस n रिप्रेजेंट इन दिस केस, ओके। तो डी ब्रोगली ने ये कहा कि मतलब nth ऑर्बिट में बेसिकली n वेवलेट्स होंगे, ठीक है ना, दैट्स व्हाट इट सेड, ही सेड एक्चुअली, ओके। तो उसने यही कहा कि मतलब इसका जो सरकमफ्रेंस होगा ना, वो एक वेवलेट का लेंथ लेमडा होता है ना, तो ये n वेवलेट्स इसमें होंगे nth ऑर्बिट में, ये उसने कहा, ठीक है ना, और उसने इस तरह से जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। हाँ बोलो। कुछ नहीं सर, हो गया। तो जानते हो मतलब उसने इस तरह से, जानते हो कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि अगर मान लो हम ये जस्टिफिकेशन ना दें, सपोज आई रिमूव दिस जस्टिफिकेशन, हम डायरेक्ट इसको एज ए पॉस्टुलेट, देखो क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ, जब आप रिलेटिविटी पढ़ते हो ना, तो उसमें क्या बोलते हो कि स्पीड ऑफ लाइट इज सेम विथ रिस्पेक्ट टू ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं,
तो आप वहां पे उसको जस्टिफाई करते हो क्या? डू यू जस्टिफाई दैट स्टेटमेंट? ओके तो हम लोग जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो उसी तरह से जानते हो, ये तो जस्ट समझ लो कि एलिमेंट्री डिस्कशन है कि थोड़ा सा जस्टिफिकेशन दे दिया गया, बट दिस पॉस्टुलेट जो होती है ना, उसमें जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको डायरेक्ट हम इस स्टेटमेंट को पॉस्टुलेट, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, हम इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं विदाउट गिविंग एनी कैलकुलेशन। तो मतलब हम बता रहे हैं कि इस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। इसका तो बेस्ट जस्टिफिकेशन एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंट ने जस्टिफाई कर दिया इसको, तो और क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन जस्टिफाई क्या करेगा इसे? ठीक है ना, तो ये ध्यान रखोगे, ठीक है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। ओके ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि दिस कॉन्सेप्ट वाज वेरीफाइड बाय डेविसन जर्मर एंड इंडिपेंडेंटली बाय जीपी थॉमसन। ओके तो डेविसन जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट था ना, वो डिफ्रैक्शन। ओके सो मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि देखो, डेविसन, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इसका, ठीक है ना। डेविसन जर्मर showed that electrons can be diffracted. ठीक है, diffracted similar to similar to wave, ठीक है, similar to waves, ठीक है। और जीपी थॉमसन का आप लोग एक बार चेक कर लोगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है ना, कि जीपी थॉमसन ने भी मतलब ये शो किया था कि इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक वेव, लेकिन वो शायद इंटरफेरेंस बेस्ड एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना। जीपी थॉमसन ऑल्सो, ठीक है, शोड, ठीक है, दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज वेव, ठीक है। थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ लोगे, ठीक है ना। सो जीपी थॉमसन ऑल्सो शोड दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज वेव, ओके, यूजिंग परहैप्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। ये इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना, एक बार चेक कर लोगे, ठीक है ना। ये देखो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे चेक, ओके। तो ऑलराइट, तो ये है बेसिकली। क्या कह रहे हो? इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन तो इसमें था ना, डेविसन, इसमें भी डिफ्रैक्शन है, दोनों में। सर जेपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट में और इलेक्ट्रॉन डेविसन जर्मर में दोनों में डिफ्रैक्शन ही है, दोनों में डिफ्रैक्शन। सेकंड वाले में इंटरफेरेंस ना होगा। अरे ऐसे नहीं पढ़ा क्या करो आप लोग, ठीक है। देखो हम क्या बोल रहे हैं सर बुक में आपको क्या बोल रहे हैं, हम चेक करने के लिए बोल रहे हैं ना, तो आप लोग ऐसे होगा कैसे बोल रहे हो? बुक में देख लिया सर अभी। क्या लिखा हुआ है? डिफ्रैक्शन, The wave nature of electron was confirmed through G.P. Thomson electron diffraction experiment. अच्छा, उसमें डिफ्रैक्शन लिखा हुआ है। चलो एक बार आप लोग देख लोगे, ठीक है ना, ठीक है, तो देख लोगे, वही तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं। तो इस हो सकता है इसने किसी और तरीके से किया होगा डिफ्रैक्शन जो है ना, सम अदर, ठीक है ना, तो किसी और तरीके से किया होगा इसने, हो सकता है, ठीक है ना। मुझे एग्जैक्टली उसका एक्सपेरिमेंटल डिटेल मुझे भी याद नहीं है अभी, ठीक है ना। डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट मतलब इसका मतलब दोनों ने डिफ्रैक्शन ही शो किया है ना। तो डेविसन जर्मर तो वेल नोन है कि इसमें डिफ्रैक्शन शो किया गया था, ठीक है ना, लेकिन हमको लग रहा था शायद इसमें इंटरफेरेंस शो किया गया, ठीक है, दोनों में डिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। ऑलराइट, तो लेकिन एक्सपेरिमेंटल सेटअप दोनों का अलग था, ठीक है ना, दे डिड इन डिफरेंट वेज, ओके, नॉट इन सिमिलर वेज, ठीक है। ऑलराइट, तो समझ गए ना। तो देखिए ये जो है ना एक हाइपोथेसिस है, मतलब हम ऊपर का कुछ मत पढ़ो आप, ठीक है ना, बस ये सिर्फ देख लो कि ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि कोई भी मैटर पार्टिकल जिसका मोमेंटम p होगा, इट विल बिहेव लाइक वेव, और जिसका वेवलेंथ जो होगा दैट विल बी इक्वल टू h/p, दैट इज द हाइपोथेसिस। बस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हम इतना को बोल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, दैट इज द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है ना, बस यही है, ठीक है। और इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर लिया गया है, तो इसलिए हमें इसको मैथमेटिकली प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो देखिए जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना लैम्डा इक्वल टू h/p, तो इससे रिलेटेड कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। अच्छा आप ध्यान रखो, अगर जैसे मान लीजिए डी ब्रोगली ने ये कहा था, ठीक है ना, बाद में ये एक्सपेरिमेंट किया गया, अगर एक्सपेरिमेंट में क्या बोलते हैं ये चीज डिस्प्रूव हो जाता ना कि नहीं गलत है ये,
इलेक्ट्रॉन इज नॉट बिहेविंग लाइक वेव। ओके, तो आज हम इस चीज को नहीं पढ़ रहे होते, क्योंकि जानते हो बहुत सारे ऐसे क्लेम लोग करते रहते हैं, ठीक है ना, और उसको वो मतलब एक्सपेरिमेंटली डिसप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली फिर हम लोग उस चीज को फिर वो लाइन मतलब कहते हैं ना कि वो फिर स्प्रेड, वो नॉलेज स्प्रेड नहीं होती है, वो वहीं पे रुक जाती है, ठीक है ना। तो ऐसा जानते हो, साइंस, हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा ऐसे बहुत सारे क्लेम लोग करते रहे हैं टाइम टू टाइम, और लोग उस पर एक्सपेरिमेंट भी किए, ठीक है, और बाद में फिर वो पता मतलब डिटेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। एक जानते हो मतलब फ्रॉड एक बहुत बड़ा हुआ था, आप देखोगे, आप लोग गूगल में सर्च करके, देयर इज समथिंग कॉल्ड, एक जैसे एक्सरे जब डिस्कवर हुआ था ना, उसके बाद एक एन रे का कॉन्सेप्ट आया था। ओके, एन रे, ठीक है, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एन रे। ये बहुत बड़ा फ्रॉड था वो। साइंस में भी जानते हो बहुत फ्रॉड होता है। अभी तो इंडिया में तो जानते हो मतलब जितने भी लोकल यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हो रहा है ना, वो सारा फ्रॉड है। ओके, जो मतलब जैसे मान लीजिए कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या करते हैं लोग, किसी का पेपर का कुछ लिया इधर उधर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके और रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया अपना प्रमोशन के लिए। वो रिसर्च पेपर मतलब यूजलेस से भी बेकार है वो, ठीक है ना, उसको मतलब यूजलेस से भी खराब इसलिए ना कि मतलब दूसरे को मतलब गलत चीजें दिखा करके आप प्रमोशन के लिए बस शो कर रहे हो, ठीक है। तो उसी तरह से जानते हो मतलब एक जर्मनी में ऐसा एक कॉन्सेप्ट आया था, जर्मनी या कहीं पे, ठीक है ना, एन रे का। ओके, और किसी पर्सन ने क्लेम किया कि उसने एन रे डिस्कवर कर दिया, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज वगैरह उसने बता दिया, ठीक है, और लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करने लगे, ठीक है। बाद में जब अमेरिका वगैरह में इसको चेक किया गया तो ऐसा कुछ डिटेक्ट हुआ ही नहीं, रिपीट नहीं हो पाया वो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो फिर बाद में उसको क्या बोलते हैं मतलब एज ए फ्रॉड घोषित कर दिया गया, क्योंकि उसने फ्रॉड किया था, ठीक है। तो साइंस में भी कभी कभी ऐसा हुआ है, ठीक है। तो समझ गया ना, तो जो भी आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो समझ लीजिए वेल टेस्टेड है, ठीक है, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऐसे बीच में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आए और चले भी गए, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो देखो प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो जानते हो देखो एक बात बता रहे हैं आपको, ये एक मेजर डिफरेंस है साइंटिफिक बिलीफ में, मतलब साइंस में, और रिलीजियस बिलीफ में, ठीक है। देखो जानते हो मतलब हम आपको बता रहे हैं मतलब कि साइंस में देखो क्या होता है कि अगर कोई पर्सन ने कहा ना कि आई हैव नोटिस दिस, ओके, जैसे रमन ने मान लो बोला कि हम रमन इफेक्ट हमने नोटिस किया, तो उनको नोबेल प्राइज, ऐसा नहीं कि मतलब उन्होंने बोल दिया कि हाँ हमने नोटिस किया तो बस मिल गया नोबेल प्राइज, उसको लोगों ने वेरीफाई किया सभी जगह पे, पूरे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, कि हाँ ये बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो जब सब लोग वेरीफाई कर लेते हैं ना, तो बेसिकली तब उस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन रिलीजन में जानते हो मतलब जस्ट अपोजिट है, ठीक है। जैसे इफ समबडी क्लेम्स दैट कि सपोज आई हैव सीन गॉड, ओके, तो लोग मान लेते हैं कि हाँ देखा होगा जरूर, क्योंकि देयर इज नो वे टू वेरीफाई इट, ओके, आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मतलब बहुत लोग जो है ना कुछ ऐसे क्लेम कर लेते हैं, रिलीजियस क्लेम, जिसको लोग वेरीफाई कर नहीं सकते हैं, तो फिर लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ बिग, जब साइंस और रिलीजन की बात होती है ना, तो दिस इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, की इन साइंस यू कैन वेरीफाई एवरीथिंग, बट इन रिलीजन यू डोंट, यू कैन नॉट वेरीफाई एनीथिंग, ओके, ठीक है। तो अब देखिए प्रॉब्लम्स के पॉइंट व्यू से हम बता रहे हैं, देखिए फॉर प्रॉब्लम्स, ओके। तो प्रॉब्लम्स के लिए आप ध्यान रखोगे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना, जैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन हैविंग दिस मच काइनेटिक एनर्जी, सो व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो अगर देखिए नॉन रिलेटिविस्टिक होगा, नॉन रिलेटिविस्टिक, ठीक है ना, नॉन रिलेटिविस्टिक होगा, तो हम लोग देखिए पी स्क्वायर बाई 2m ये यूज करेंगे इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू हम लोग रूट अंडर 2mk यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर वही रिलेटिविस्टिक होगा, देखिए रिलेटिविस्टिक, ठीक है, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन का केस होगा, तो P इज इक्वल टू आप जानते ही हैं 1/c और रूट अंडर k इंटू के प्लस 2m0 और c स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव। और एक इस जब भी डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो एक कॉन्सेप्ट साथ साथ और आता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू सम वोल्टेज, ओके। तो मतलब चार्ज पार्टिकल जैसे होगा, ठीक है ना, चार्ज इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू वोल्टेज,
ठीक है ना। वोल्टेज V से अगर एक्सेलरेट किया गया ना तो आप ध्यान रखोगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q मॉडुलस इनटू V लिख दोगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ये दोनों केस में लगेगा, ठीक है ना। दिस इज बोथ रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक एंड नॉन, ठीक है, नॉन रिलेटिविस्टिक। इट विल अप्लाई इन बोथ केसेस, ठीक है ना, दोनों केस में ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए कभी क्वेश्चन ऐसा आता है क्यू इज चार्ज हियर, ओके, चार्ज इनटू वोल्टेज मल्टीप्लाई करोगे, इससे काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, ठीक है ना, तो मोमेंटम निकल जाएगा। फिर मोमेंटम का वैल्यू हम लोग उस फॉर्मूले में पुट करेंगे, लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, तो वहां से हमारा वेवलेंथ निकल जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो एक लास्ट डिस्कशन का एक पॉइंट हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं ना कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी है, ठीक है ना। तो अगर आप देखिए कि p अगर स्मॉल होगा, ठीक है ना, तो लैम्डा ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये अप्रिशिएबल हो सकता है, मतलब बेसिकली लैम्डा अगर लार्ज होगा तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अच्छा ये इसमें ये कंडीशन है, ध्यान रखोगे p इज नॉट जीरो एक्चुअली, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल्स विच आर इन मोशन, ओके। मतलब ये नहीं कह सकते हैं पार्टिकल एट रेस्ट आल्सो बिहेव्स एज वेव, ओके, दैट इज नॉट डिस्कस्ड हियर, ओके। सो पार्टिकल विच आर इन मोशन, ओके, दे बिहेव लाइक वेव, ओके। तो अगर देखिए मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा ना तो वेवलेंथ बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो वेवलेंथ देखिए हम लोग ऐसे जैसे बेसिकली डिस्कस करते हैं ना, जैसे देखिए ये वेवलेंथ है, सॉरी वेव है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए अगर हम ऐसे कहते हैं, ठीक है ना, सपोज वी शो वेवलेंथ समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो इसमें और इससे भी छोटा अगर करोगे देखो इस तरह से, तो ये ऑलमोस्ट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जैसा हो जाएगा। तो अगर हम लैम्डा टेंड्स टू जीरो करते हैं, लैम्डा टेंड्स टू जीरो, ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि ये जो वेव कैरेक्टर हमें दिख रहा है दैट विल बिकम ए स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ बन जाएगा। पार्टिकल हमें दिखेगा कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इट इज नॉट शोइंग वेव कैरेक्टर। तो लैम्डा, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन लैम्डा टेंड्स टू जीरो, ठीक है, मैटर shows या doesn't show wave character, हम doesn't show wave character, wave, ठीक है, मैटर डजंट शो वेव कैरेक्टर, इज दैट ओके। तो अब देखिए लैम्डा टेंड्स टू जीरो कब हो सकता है, एक तो कंडीशन ये है कि बेसिकली p को हम टेंड्स टू जीरो करा दें, सॉरी p टेंड्स टू इन्फिनिटी, p बहुत लार्ज हो गया, ठीक है। दूसरा ये है कि h टेंड्स टू जीरो कर दें, ठीक है ना। तो लैम्डा टेंड्स टू जीरो के लिए h को टेंड्स टू जीरो कर सकते हैं। तो देखिए कई बार ये क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना, कि अगर हम क्लासिकल बिहेवियर ऑब्टेन करना चाहते हैं देन व्हाट शुड वी डू, ओके। तो उसमें ये भी बोला जाता है कि आप h को जीरो ले लीजिए, इफ यू पुट h इक्वल टू जीरो, प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल टू जीरो, देन यू विल ऑब्टेन क्लासिकल बिहेवियर, ठीक है ना। तो मतलब वो लैम्डा विल बिकम जीरो, लैम्डा जीरो होने का मतलब ये स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लासिकल बिहेवियर, ठीक है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग क्लासिकल बिहेवियर, या रिजल्ट भी कह सकते हो, रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय पुटिंग h इक्वल टू जीरो, h इक्वल टू जीरो पुट कर देने से भी हमें क्लासिकल रिजल्ट या बिहेवियर मिल सकता है, ठीक है ना। या फिर आप ऑब्वियसली लैम्डा टेंड्स टू जीरो कह सकते हो, लैम्डा टेंड्स टू जीरो, ठीक है ना, या h टेंड्स टू जीरो कर दो, ठीक है ना, h टेंड्स टू जीरो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है। अब देखिए क्वेश्चन एक अराइज होता है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट किसी ने दिया ना तो लोग ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी कॉन्सेप्ट जानते हो मतलब इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता है उसको, लोग बहुत लोग एक्सेप्ट करते हैं, बहुत लोग रिजेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो चलता ही रहता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिकॉन्सिलिएशन। एक मिनट, सर सर ये कॉन्सेप्ट जो आया वो क्वांटम मैकेनिक्स का फंडामेंटल आइडिया था क्या? क्या कह रहे हो? ये जो कॉन्सेप्ट आया कोई पार्टिकल डुअलिटी, क्वांटम मैकेनिक्स का फंडामेंटल आइडिया था क्या?
फंडामेंटल आइडिया था, क्या मतलब? क्वांटम मैकेनिक्स कैसे डेवलप हुआ बताइए, इसके बाद ही तो डेवलप हुआ ना, जब ये बोल दिया गया कि पार्टिकल जो है वेव की तरह बिहेव कर सकता है, जब डी ब्रोगली ने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव लाइक वेव, ठीक है ना, जब डी ब्रोगली ने ये कह दिया ना कि इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव लाइक वेव, तो उसके बाद ही तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स आया ना, उसी के बाद तो श्रोडिंगर इक्वेशन आया कि वेव आ गया तो अब वेव का इक्वेशन होना चाहिए, वहीं से तो श्रोडिंगर, तो फंडामेंटल क्वांटम मैकेनिक्स समझ लो स्टार्ट यहीं से हो रहा है, ठीक है, जो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ओके ठीक है, तो देखो यहाँ पे फंडामेंटल आइडिया तो है ही है। देखो रिकॉन्सिलिएशन ऑफ, ठीक है ना, या रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन, रिकॉन्सिलिएशन का मतलब समझौता, समझ लो, समझ गया ना, रिकॉन्सिलिएशन यही होता है, ठीक है ना, समझौता, ठीक है, बिटवीन वेव एंड पार्टिकल नेचर। तो देखो डी ब्रोगली ने ये कहा ना कि मैटर कैन ऑल्सो बिहेव एज वेव, तो क्वेश्चन ये है कि क्या सारे मैटर वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो आंसर इज यस। ओके, एवरी मैटर पार्टिकल या एवरी मटेरियल ऑब्जेक्ट कैन बिहेव लाइक वेव। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि फिर हम लोग वेव की तरह बिहेव क्यों नहीं करते, तो इसका आंसर ये है कि हम लोग, हमारा जो वेवलेंथ है ना वो ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो है, तो इसीलिए हम लोग जो है ना वेव कैरेक्टर हमारा एग्जिबिट नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो वेव कैरेक्टर जिसका एग्जिबिट नहीं हो रहा है, तो समझ लो कि वो मतलब वेवलेंथ बहुत नेग्लिजिबल है, ठीक है, बट उसने एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बेसिकली इंट्रोड्यूस किया है कि मैटर पार्टिकल कैन ऑल्सो बिहेव एज वेव समटाइम्स। ओके, तो ठीक है, सो रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन वेव एंड पार्टिकल नेचर। ओके, तो अब देखिए वेव जो होता है ना बेसिकली वो स्पेस में स्प्रेड होता है, ठीक है ना, पार्टिकल जो होता है वो एक जगह पे होता है, तो दोनों में मिसमैच है ना, पार्टिकल अगर होगा तो स्पेस में एक जगह पे होगा, ओके, और अगर वेव है तो वो पूरे स्पेस में स्प्रेड होगा, तो दोनों बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी कॉन्सेप्ट है, तो दोनों में कैसे समझौता करें, रिकॉन्सिलिएशन, इनकंसिस्टेंसी है ना दोनों के बीच में, तो वही देखिए बेसिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, तो देखो हम जो वेव पार्टिकल डुअलिटी जो यहाँ पे हम लोग पढ़े ना डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में जो बताया गया, जस्ट एक दो स्टेटमेंट और देते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो लिखा गया यहाँ पे वे, ठीक है ना, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, यहाँ से बेसिकली वेव पार्टिकल डुअलिटी का कॉन्सेप्ट आया है ना, ठीक है। तो देखिए ये वेव पार्टिकल डुअलिटी, एक मिनट, ठीक है, इसमें देखिए बोला ये जा रहा है ना कि जैसे पहले हम जानते थे कि लाइट इज ए वेव, और अब वो हम कह रहे हैं कि लाइट है में फोटॉन्स होते हैं, ठीक है, तो वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम कह रहे हैं कि मैटर जो पार्टिकल था वो भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है, तो हम मतलब डुअलिटी का कॉन्सेप्ट ले आए, ठीक है। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रॉन अब है तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, व्हाट शैल वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है या वेव है, तो इसमें अब आंसर ये होगा कि इट इज बोथ। ओके, मतलब कभी कभी इसका वेव कैरेक्टर भी दिखेगा और कभी कभी पार्टिकल कैरेक्टर भी दिखेगा, ठीक है। तो देखो इसमें कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और कभी कभी इलेक्ट्रॉन जो है वेव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो वो जानते हो मतलब कैसे हम डिसाइड करेंगे कब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, कब वेव की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, या कब लाइट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है और कब जो है वो वेव की तरह, तो वो जानते हो सिचुएशन डिपेंडेंट है। जैसे इसको जानते हो, मतलब ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, ठीक है। देखो किसी भी पर्सन में भी एक्चुअली जो है ना मोर देन वन कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो आप देखते हो ना कभी कभी एक पर्सन जो है अपना कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैरेक्टर शो करता है, कभी कोई दूसरा कैरेक्टर शो करता है, ठीक है ना। जैसे देखिए मान लीजिए एक क्या बोलते हैं, एक मतलब फैमिली की बात करें अगर, तो फादर मान लो और सन है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है घर में जो लड़के होते हैं वो बहुत शरीफ बन करके रहते हैं, बहुत मतलब डिसिप्लिन, वो दिखाते हैं कि हम बहुत मतलब डिसिप्लिन्ड हैं फैमिली के सामने, ठीक है। लेकिन जब बाहर के किसी मान लो पर्सन ने बोला कि आपका लड़का जो है ना ऐसा कर रहा था बाहर में, ठीक है, तो उस टाइम फादर सरप्राइज हो सकते हैं कि हाँ ऐसा भी कर सकता है, ठीक है, ये तो बिल्कुल मतलब हमने कभी सोचा नहीं था, ठीक है।
तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है ना। आप घर में तो आप उस एक पर्टिकुलर कैरेक्टर शो करोगे, बाहर में कभी कभी ये होता है कि आप किसी फ्रेंड सर्कल में हैं तो अपना अलग कैरेक्टर शो करते हो। तो ठीक है, तो उसी तरह से ये है कि इलेक्ट्रॉन भी जो है ना डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, या लाइट भी जो है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन अपना अलग अलग तरह का कैरेक्टर शो करता है। कभी वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है और समटाइम्स इट कैन बिहेव एज वेव ऑल्सो, ठीक है ना। तो दोनों तरह का कैरेक्टर शो हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि एवरी मैटर पार्टिकल बेसिकली वेव की तरह बिहेव कर सकता है। और मतलब ये चीज जानते हो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया है। जैसे इलेक्ट्रॉन का तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है ही है, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, ये सभी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। इवन एटम्स का वेरीफाइड है, ठीक है ना। कि जैसे मान लीजिए सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम या कार्बन एटम है, ठीक है, नाइट्रोजन एटम है, तो इन सबको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया कि कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब एटम्स भी जो है ना मैटर वेव कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं कि वेव कैरेक्टर, ठीक है, देखो वेव कैरेक्टर ऑफ मेनी पार्टिकल्स atoms, molecules has been verified, okay, has been experimentally verified, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि फिजिक्स में, साइंस में बेसिकली जो चीज वेरीफाई हो चुकी है उसी को स्टडी किया जा रहा है अभी, ठीक है ना। जो एक वेरीफाई नहीं हुआ उसको हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो वेव कैरेक्टर ऑफ मेनी पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैज बीन वेरीफाइड। तो मेनी पार्टिकल्स में जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये सभी देखिए पार्टिकल्स हैं, ये एटम्स हो गया, ठीक है ना। अब मॉलिक्यूल्स की बात करें ना तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का वेरीफाई हो चुका है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इवन C60 का भी वेव कैरेक्टर वेरीफाई हो चुका है, C60, ठीक है ना। C60 जानते हो, देखो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 60 कार्बन एटम हो गया तो काफी बड़ा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो ये बहुत मतलब हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्केल में देखें ना तो ये बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जानते हो देखो जैसे हम लोग जब लिख रहे होते हैं ना, व्हेन यू आर राइटिंग ऑन ए नोटबुक, ओके, तो उसमें जब आप एक डॉट लगाते हो ना, ऐसे करके डॉट आप बना दिए, एक डॉट देखो जैसे बनाते हो, तो ये कहा जाता है कि उस डॉट में जानते हो कितने, मान लीजिए ब्लैक पेन से आप लिख रहे हो तो ब्लैक पेन में जनरली मान लीजिए कार्बन है, तो इस डॉट में, ओके, एक डॉट जो होता है ना, ए डॉट, ठीक है, बेसिकली कंटेन्स मिलियन ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, मिलियन ऑफ कार्बन एटम्स। तो आप समझ सकते हैं कि एक डॉट में जब मिलियन ऑफ कार्बन एटम्स हैं, उसका साइज इतना छोटा है, तो इसका मतलब C60 सिर्फ 60 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल बना होगा, तो वो तो बहुत बिग तो नहीं होगा ना, दैट इज वेरी स्मॉल, ओके। तो इसका भी वेव कैरेक्टर एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया है, मतलब वेरीफाई किया गया कि इट आल्सो शोज वेव कैरेक्टर, ओके, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि देखिए रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन वेव एंड पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो देखो लोग आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर दिए कि जैसे एक पार्टिकल है तो वो वेव के जैसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जनरली वेव का मतलब यही होता है स्प्रेड आउट इन स्पेस, ओके। तो देखिए यहाँ पे कि हाउ, यहाँ पे अगर हम ऐसे दिखाएं कि ये इक्विवेलेंट टू एक पार्टिकल कैसे हो सकता है, ठीक है ना, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है ना, कि हाउ दीज टू कैन बी इक्विवेलेंट, ओके। तो इसको देखो एक्सप्लेन करने के लिए ये कहा गया कि एक पार्टिकल जो होगा ना वो बेसिकली एक सिंगल वेव नहीं होगा, ओके। A particle will be actually made of large number of wave, okay. तो ठीक है ना, so we say that okay, a particle, okay, particle is made of large number of waves, ठीक है। तो पार्टिकल जो है ना लार्ज नंबर ऑफ वेव से मिलकर बना है, ओके, विच इज कॉल्ड वेव पैकेट, ठीक है, जिसे हम लोग वेव पैकेट कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए एक सिंगल पार्टिकल जो है ना, ओके, एक सिंगल पार्टिकल जो होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू वेव पैकेट
पैकेट के इक्विवेलेंट है, ठीक है। वेव पैकेट को हम लोग ऐसे शो कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ये ऐसे करके यहाँ पे इस तरह से शो किया जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा इधर दिखाते हैं, ठीक है ना। वेव पैकेट ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। मान लीजिए इधर एम्पलीट्यूड कम है, यहाँ पे थोड़ा सा एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया, इधर कम हो गया फिर से, ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ फिगर है, ठीक है ना। देखिए क्योंकि ये एक बहुत ही स्मॉल रीजन में कन्फाइंड है, ठीक है ना। तो एक पार्टिकल को हम ये नहीं कहते कि पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू ए सिंगल वेव, इट इज मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेव। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वी से दैट ए पार्टिकल इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेव्स, ओके, व्हिच इज कॉल्ड वेव पैकेट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि लार्ज नंबर ऑफ वेव का कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो देखिए ये जो है ना एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दिस इज ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ओके। इन फ्रॉम मैथमेटिक्स वी नो दैट, फ्रॉम मैथमेटिक्स वी नो दैट, ठीक है, व्हेन large number of waves, ठीक है, the large number of waves superimpose then we get a wave packet which is concentrated, ठीक है, which is concentrated in a small region, ठीक है ना, in small region, ठीक है ना, जो कि स्मॉल रीजन में कंसेंट्रेटेड होता है, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये हम देखो आपको वेरीफाई करके दिखा रहे हैं जस्ट क्विकली, ठीक है ना। देखो आप अभी आपको समझ में आ जाएगा, डेस्मॉस से हम शो कर दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक मिनट, डेस्मॉस, देखिए ये जो है ना डेस्मॉस है प्लॉटिंग टूल, ठीक है ना। प्लॉटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लो हम सपोज करो साइन एक्स लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए साइन एक्स आप देखिए ऐसा ग्राफ है। अब देखो ये आगे तक एकदम बिल्कुल एक जैसा स्प्रेड हो रहा है, तो ये इनफाइनाइट वेव है। तो इसको आप एक सिंगल पार्टिकल को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो कि एक ऐसा वेव जो इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पे, अगर हम इसमें जो है ना इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, सॉरी, देखिए यहाँ पे जो है ना हमने क्या किया, आप ऐसे देखो, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ, हमने ये पहले से टाइप कर रखा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो है ना हम बहुत सारे साइन फंक्शन का समेशन कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे, ये देखो यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रहा है, साइन एक्स है, फिर साइन 1.1 एक्स है, साइन 1.2, 1.3 और साइन 2 एक्स तक हमने सम किया इस तरह से। तो देखिए इसका ग्राफ जब हम बना रहे हैं ना, तो देखिए इसका ग्राफ कैसा आ रहा है। आप देखिए इसका ग्राफ आप देख रहे हो ना, एक जगह पे एम्पलीट्यूड इसका ज्यादा है और बाकी इधर इधर देख रहे हो एम्पलीट्यूड क्या हुआ, कम हो गया ना। तो मेजर पोर्शन एक रीजन में कन्फाइंड है। तो अभी देखो बहुत ज्यादा नहीं है, हमने सिर्फ कितने साइन वेव्स कंसीडर किए, 1 साइन एक्स से स्टार्ट करके हमने लिया साइन 2x तक, ठीक है ना। और इंटरवल जो है ना वो 1.1 का हमने इंक्रीज किया है, जैसे साइन एक्स, फिर साइन 1.1x, साइन 1.2x। तो आप देख रहे हो इस तरह का फिगर मिल रहा है। तो ये यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इधर जो है ना कम है एम्पलीट्यूड, ओके। तो मेजर पोर्शन यहाँ पे ही है, तो ये वाला पोर्शन हम कह सकते हैं कि पार्टिकल से मैच करेगा। तो आप इसमें नंबर ऑफ वेव्स को बढ़ाते जाओगे ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप ऐसे लेंगे तो ये जो है ना एग्जैक्टली जीरो आ जाता है। ये जो थोड़ा ऊपर नीचे हमें दिख रहा है ना, ये दिस विल बिकम एग्जैक्टली जीरो, दिस विल बिकम एग्जैक्टली जीरो, ठीक है ना। और इन गैप जो हमने लिया ना, जैसे साइन एक्स लिए है वो, और फिर नेक्स्ट जो हमने लिया है वो साइन 1.1x लिए हैं, ठीक है ना। अगर आप ऐसे लेते हो साइन एक्स, फिर साइन 1.001, फिर साइन 1.002, इस तरह से बहुत कम इंटरवल में आप इंक्रीज करते जाएंगे, तो आप जानते हो सिर्फ आपको एक सिंगल पीक मिलेगा यहाँ पे और बाकी सारा जीरो हो जाएगा, ओके। ऑल अदर टर्म्स विल बिकम जीरो, ओके। तो आपको मतलब एक रफली सभी को समझ में आया कि देखो बहुत सारे वेव्स को सुपरिम्पोज करने से हमें एक रीजन में ज्यादा एम्पलीट्यूड मिलता है और बाकी रीजन में कम हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। तो ये तो ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हो, लार्ज नंबर ऑफ वेव्स को बढ़ाओगे ना तो ज्यादा से ज्यादा कन्फाइनमेंट होने लगेगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग एक रिकॉन्सिलिएशन में ये बोला गया
हम एक पार्टिकल को एक सिंगल वेव से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, कंपैरिजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेव्स होगा, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि लार्ज नंबर ऑफ वेव्स होगा तो हम वेवलेंथ, ये जो लेमडा की बात हम कर रहे हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ में, तो वो लेमडा किसका वेवलेंथ होगा, ठीक है। तो वो जानते हो, देखो बहुत सारे वेव्स अगर सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो उसका हम मीन वेवलेंथ डिफाइन कर सकते हैं ना। तो ये लेमडा जो है ना वो एक तरह से मीन वेवलेंथ है, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे कि ये जो फॉर्मूला लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी है ना, तो इसमें लेमडा इज द मीन वेवलेंथ है, ठीक है ना। दिस इज मीन वेवलेंथ ऑफ, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ वेव्स। मगर सर एक बॉडी मोर देन वन वेव कैसे छोड़ेगा? क्या मतलब जो साइन जैसा फंक्शन है वो मोर देन वन वेव कैसे छोड़ेगा? क्या छोड़ेगा मोर देन वन वेव? मतलब बोलना क्या चाहते हो? मतलब एक बॉडी जैसे आपने साइन फंक्शन देखा है ना, सम ऑफ साइन फंक्शन जो वेव अलग अलग वेव है, तो वो एक बॉडी जब मोशन में है तो उसका डिफरेंट वेव फंक्शंस कैसे आ रहा है? मतलब जो आपने सुपर इम्पोज करके एक वेव बनाएंगे। नहीं, ये आप मतलब वो दिखता तो नहीं है ना कि आपको साइन फंक्शन दिखता है क्या? साइन फंक्शन दिखता है क्या, आप बताइए। नहीं, मतलब कोई भी जो नहीं, एक बात चलो हम देखो अभी बताते हैं दूसरे तरीके से। आप बताइए, हम लोग जब बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं तो आवाज जो साउंड है, अब बताइए ये जो साउंड वेव है वो एक सिंगल वेव होता है या बहुत सारे वेव्स का सुपरपोजिशन होता है, क्या होता है ये? हाँ, मोर देन वन वेव होता है जो तो फिर तो एयर में रेयर फ्रैक्शन ऑफ। तो देखो एक बात बता रहे हैं आपको, ये साइन फंक्शन कहीं पे क्या बोलते हैं, आपको कहीं पे ऐसा नेचुरली आपको कहीं पे दिखता है कि हाँ देखो साइन फंक्शन वहां पे पड़ा हुआ है, ऐसा कभी देखा है आपने? कभी ट्री में कहीं पे कहीं ऐसा दिख रहा है ट्री में निकला हुआ है साइन फंक्शन, ऐसा कहीं पे देखा है क्या? नो नहीं। तो ये साइन फंक्शन हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, ओके। वी बेसिकली इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो आप ऐसा नहीं है कि पार्टिकल साइन फंक्शन इमिट कर रहा है, ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। देयर इज नथिंग लाइक दिस, ओके। या हम लोग जब बोलते हैं ना, तो एक मिनट पहले समझ लो, देखो हम लोग भी जब बोलते हैं ना तो हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग के माउथ से साइन फंक्शन निकल रहा है, ऐसा नहीं है। देखो हम लोग जब बोलते हैं ना, देखो आपने देखा होगा कभी अपना वॉइस रिकॉर्ड करते हो ना, तो आप देखते हो ना कैसा कैसा दिखता है, कभी कभी ऐसे दिखता है, ऐसे ऐसे आप अपना कभी वॉइस रिकॉर्ड करके देखो तो कैसे दिखता है, कभी कम दिखता है, कभी ऐसे ऐसे दिखने लगता है, फिर ऐसे 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 दिखता है, बताइए। यस सर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे दिखता है, ठीक है ना। तो आप ये आपका वॉइस, ये वॉइस वेव है, मान लो आप अपना वॉइस को जो है ना, अब आप बोलोगे ये वेव का हम बोलेंगे मैथमेटिकल फंक्शन बताओ आप, ये डायरेक्शन एक्स है तो आप इसका मैथमेटिकल फंक्शन बताइए, क्या बताओगे आप? व्हाट विल यू से? Sir, there will be इसका एक सिंगल फंक्शन नहीं बता सकते हो आप, यू कैन नॉट एक्सप्रेस दिस वेव इन टर्म्स ऑफ सिंगल फंक्शन। तो हम लोग जानते हो इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम जानते ही नहीं है, तो फिर हम बोलते हैं कि ये पीरियोडिक है, आप देख रहे हो बढ़ रहा है फिर कम हो गया, फिर बढ़ा फिर कम हो गया। तो जब हम लोग बोलते हैं तो ऐसे ही होता है ना, कि जब बोलते हैं ना तो उस टाइम सडनली एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है ना, इस तरह से होता है। तो हम बोलते हैं कि इसका हम सिंगल फंक्शन नहीं जानते हैं, तो हम फोरियर सीरीज जब आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में तो उसमें यही तो कहा गया है कि एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन, ठीक है ना। तो ये इसको हम फिर ऐसे फोरियर सीरीज में लिख देते हैं, इसको समेशन ऑफ ए एन साइन, ठीक है ना, ए एन कॉस एन एक्स, ठीक है ना, इस तरह से बी एन साइन एन एक्स, है ना, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो फोरियर सीरीज में इसको लिख देते हैं। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे पता चला कि ये सम ऑफ साइन एंड कोसाइन है, तो ये मैथमेटिक्स से पता चल रहा है ना। वैसे ही देखो हमारे पास ये है सिचुएशन कि जैसे ये पार्टिकल है, ठीक है ना, ये पार्टिकल है, इसको हम इक्विवेलेंटली ऐसे बोल रहे हैं कि ये जो है ना हमारा ऐसा, इसका वेव नेचर ऐसा दिख रहा है, मान लो वेव कैरेक्टर ऐसा है। अब हम बोलेंगे इसका मैथमेटिकल फंक्शन बताइए आप, तो हम नहीं जानते हैं, वी डोंट नो एनीथिंग। तो मैथमेटिक्स ये कहता है ना कि किसी भी फंक्शन को आप साइन कोसाइन की सीरीज में लिख सकते हो, तो वही कर रहे हैं हम, साइन कोसाइन की सीरीज में लिख रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। तो ये मैथमेटिक्स हम लोग कर रहे हैं, वो पार्टिकल इमिट नहीं कर रहा है साइन फंक्शन, ठीक है ना। हम लोग लिखते हैं उसको एज ए, मतलब इस फंक्शन को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन फंक्शन। इज दैट ओके? पार्टिकल अनइवन वेव फॉर्म कर रहा है, उसका मीन हम लोग लेके एक वेवलेंथ निकाल रहे हैं, वही। देखो पार्टिकल कोई बहुत सा, मतलब पार्टिकल आप कह सकते हो कि इस पार्टिकल इमिट नहीं कर रहा है वेव, आप ये मत कहो कि पार्टिकल वेव इमिट कर रहा है, ऐसा नहीं। हम कह रहे हैं कि पार्टिकल से रेडिएशन निकल रहा है, पार्टिकल ही की बात ही नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल ही को वेव से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये आप कह रहे हो पार्टिकल, जैसे अभी बोल रहे थे ना कि कैसे पता साइन फंक्शन छोड़ रहा है, ठीक है ना,
छोड़ने का मतलब यही बोलना चाहते हो ना कि इमिट कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, रेडिएशन नहीं पढ़ रहे हम लोग कि कोई पार्टिकल जा रहा है, ऐसा नहीं है, ध्यान रखोगे। वी आर नॉट स्टडिंग समथिंग लाइक दिस, कैसे इससे वेव निकल रहा है, इससे वेव निकल रहा है, ऐसे वेव निकल रहा है, ऐसा कुछ हम नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट स्टडिंग दिस। हम ये कह रहे हैं पार्टिकल जो है ना, वो पार्टिकल हमें नहीं दिख रहा है, उसकी जगह पे वेव दिख रहा है, ये कह रहे हैं, समझ गए ना। पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू वेव, ये बन गया है, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो वेव है वो कैसा वेव है, तो हम कहेंगे कि ये बेसिकली एक वेव पैकेट है, दिस इज ए वेव पैकेट, और ये बेसिकली बना हुआ है बहुत सारे वेव से, ठीक है ना। क्योंकि वेव पैकेट ही बोलना पड़ेगा ना, कि एक वेव को हम इस एक पार्टिकल को ऐसे स्प्रेड आउट इन स्पेस कैसे बोल सकते हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं ना। तो इसको एक वेव पैकेट ऐसा फिगर कुछ बनाना पड़ेगा, पार्टिकल के इक्विवेलेंट ये फिगर बनेगा। तो ये आप देखो, एक जगह पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है, बाकी जगह पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। ओके तो हाँ, तो स्प्रेड आउट इन दैट रीजन पे तो नहीं बोल सकते हैं। क्या कह रहे हो, पार्टिकल क्यों, थोड़ा सा एक्सटेंशन है कि नहीं पार्टिकल का, क्यों नहीं है, एक्सटेंशन है कि नहीं है पार्टिकल का। पार्टिकल मतलब तो डायमेंशनलेस होगा। पार्टिकल क्या, प्रोटॉन वगैरह का भी तो कुछ डायमेंशन होता ही है ना, ठीक है। तो प्रोटॉन का भी डायमेंशन है, तभी तो प्रोटॉन क्वार्क से बना हुआ है, तो ऐसा क्या एक पॉइंट तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो देखिए ये बेसिकली, तो एक पार्टिकल जो है ना, हाँ बोलो सर। जो आपने ग्राफ बनाया था साइन का सर, जो फंक्शन का सम था, तो सर उस ग्राफ में एक चीज हमें और पता चल रही है कि सर एक जगह पे पार्टिकल के होने की मतलब प्रोबेबिलिटी जो आता है सर, वहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हम मतलब स्टडी कर सकते हैं। अब वो सब छोड़ो, बाद में अनसर्टेनिटी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फॉर द टाइम भी बस यही फोकस करो ना कि पार्टिकल को जो हम लोग बोलते हैं ना कि पार्टिकल कैन बिहेव एज ए वेव, तो वो सिंगल वेव नहीं होगा, बस ये ध्यान रखो, ठीक है ना। हम ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट ए सिंगल वेव। पार्टिकल जो होगा ना, वो पार्टिकल वेव पैकेट से रिलेट होगा, वेव पैकेट, ठीक है ना। तो और वेव पैकेट फ्रॉम मैथमेटिक्स वी नो दैट व्हेन लार्ज नंबर ऑफ वेव्स सुपरइम्पोज देन वी गेट वेव पैकेट, है ना। वेव पैकेट विच इज, है ना, विच इज कंसेंट्रेटेड इन स्मॉल रीजन, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पार्टिकल को रिप्रेजेंट करना है हमें वेव पैकेट सेट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल is represented by a wave, is by a wave packet, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि वेव पैकेट, और वेव पैकेट क्या है आप समझ गए ना। वेव पैकेट इज बेसिकली वेव का पैकेट है, मतलब वेव का बहुत सारा कलेक्शन, मेनी वेव्स का एक कलेक्शन है ये, ठीक है ना। तो ये बेसिकली, अब वेव पैकेट में आप समझ गए ना, बहुत सारे वेव्स हैं, ठीक है। ने सिमेट्री का भी कॉन्सेप्ट दिया ना, किसका सिमेट्री, अब वो सब फिलॉसफी है बस, समझ गए ना, वो फिलॉसफी है, ठीक है। सर जो ये तो वेव्स होती हैं ये 2 डायमेंशनल कंसीडर की जाती हैं या 3 डायमेंशनल कंसीडर की जाती हैं। तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, पार्टिकल अगर 3 डायमेंशनल मोशन में है तो वेव भी 3 डायमेंशनल हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, पार्टिकल मान लो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो आप वेव को भी फिर एक्स डायरेक्शन में ही मानोगे ना। आप कैसे बोलोगे कि वेव वाई में भी जा रहा है, जेड में भी जा रहा है, कैसे बोलेंगे हम फिर, ठीक है ना। तो ऐसे ही होगा, इफ पार्टिकल इज गोइंग इन एक्स डायरेक्शन देन वेव इज आल्सो गोइंग इन एक्स डायरेक्शन, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट होगा, ओके। तो ये बोल सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है इस पार्टिकल। अरे वही है ही है मैक्स, और क्या होगा, ठीक है ना। वाई में क्यों होगा, जब पार्टिकल एक्स में जा रहा है तो वेव भी तो एक्स में ही रहेगा ना, वो तो इलॉजिकल बात हो जाएगी ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, अब क्या वेव नेचर रिलेटिव होता है, क्या कह रहे हो, वेव नेचर रिलेटिव होता है। देखो क्या है कि वेव नेचर रिलेटिव कहने का मतलब नहीं है, सिचुएशनल है बोल सकते हो, ठीक है ना। कि हमें मतलब हमेशा हमें जो है क्या बोलते हैं, जैसे लाइट जो है ना, लाइट हम कह सकते हैं कि कभी हमें फोटोन पिक्चर शो कर रहा है, कभी जो है वेव पिक्चर शो कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अभी हम एग्जांपल दिए ना, एक लड़के का एग्जांपल दिए ना कि एक लड़के का कैरेक्टर क्या हर जगह सेम तो नहीं होता है ना, तब वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। तो वैसे ही वेव ये भी है बेसिकली, जो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी में कभी जो है ना वेव कैरेक्टर बेसिकली
मैनिफेस्ट हो सकता है, दिख सकता है, कभी पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक दिख सकता है, ठीक है ना, ये हो सकता है, ठीक है। तो सर क्या फंडामेंटली हमको जैसे इलेक्ट्रॉन है उसका पता लगा है अभी तक कि किस किस सिचुएशन में ये वेव नेचर शो करेगा, किस सिचुएशन में ये पार्टिकल नेचर शो कर सकता है? देखो क्या है कि नहीं मतलब मोस्टली देखो क्या है कि जैसे मान लीजिए वो एग्जैक्टली लिस्ट हमें बताने की जरूरत नहीं है, जैसे मतलब एटॉमिक फिजिक्स जैसे आप पढ़ रहे हो ना, एटम्स वगैरह का अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पे अगर इलेक्ट्रॉन को हम मान के चलते हैं कि वो पार्टिकल नेचर सॉरी वेव नेचर शो कर रहा है, तो उससे जो है ना जो थ्योरेटिकल प्रिडिक्शंस होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक स्केल में जो है इलेक्ट्रॉन मोस्टली जो है वो पार्टिकल कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है ना, सॉरी वेव कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का आप क्या बोलते हैं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का बेसिकली ट्रेजेक्ट्री वगैरह स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रॉस करा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे वो एटम के स्टडी आप नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, तो वहां पे वो पार्टिकल नेचर मतलब क्वाइट सेटिस्फैक्टरली, जैसे आप ऐसा करते हो ना, जैसे मान लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जैसे हाफ एम वी स्क्वायर वगैरह हम लोग लिख देते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली एक पार्टिकल की तरह ही तो बात कर रहे हैं ना, कि वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल। अब जैसे कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं ना वहां पे हम, कॉम्पटन इफेक्ट में क्या कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इज लाइक ए फ्री पार्टिकल, ओके, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर है। तो मोस्टली देखो लिस्ट ऐसा कहीं पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि हाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वेव की तरह शो करेगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल की तरह शो कर रहा है। हाँ लेकिन जानते हो जब आप एटम, जैसे मान लीजिए एटम को एज ए होल स्टडी कर रहे हैं, एटम की स्टडी में आप एटम को एज ए होल स्टडी कर रहे हो ना, तो वहां पे अगर आप कहते हैं न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन को अगर आप वेव की तरह कंसीडर करते हो ना, तो जो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स आते हैं और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं दोनों ज्यादा अच्छा मैच करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनसाइड एन एटम इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक वेव, ओके, तो वो ज्यादा वेव कैरेक्टर शो कर रहा है। लेकिन आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन की को अलग से स्टडी कर रहे हो, ठीक है, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट में तो इलेक्ट्रॉन को हम पार्टिकल मानकर चल रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कॉम्पटन इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वहां पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज बिहेविंग लाइक ए पार्टिकल, ओके। तो इस तरह से बहुत सारे तो वही तो इसीलिए आप जिस तरह से हम बोले ना कि ह्यूमन बीइंग का मतलब एक लिस्ट आपके पास ह्यूमन बीइंग का भी नहीं है कि कहाँ पे कौन कैसा कैरेक्टर शो करेगा, बहुत कहीं कहीं पे अनप्रेडिक्टेबल भी हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से इसमें भी है, ठीक है ना, कि कहीं कहीं पे वेव कैरेक्टर शो करेगा, कहीं पे पार्टिकल। लेकिन एटॉमिक फिजिक्स जब आप पढ़ रहे हैं ना, एटम्स की प्रॉपर्टी जब आप एनालाइज कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी एनालाइज कर रहे हैं, तो इन ऑल दीज सिचुएशंस इलेक्ट्रॉन मोस्टली बिहेव लाइक वेव, ओके। तो अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है ना सर जो मैंने बोला रिलेटिविस्टिक, सर जैसे कि अगर आपने कहा कि हमारी वेवलेंथ होगी पर 10 to 0 होगी, क्योंकि सर हम दोनों की सर रिलेटिव स्पीड सर मतलब 0 है, क्योंकि सर हम दोनों अर्थ पर है। बट सर अगर नहीं हमारा मास भी ज्यादा है ना हमारा, ठीक है ना, बेसिकली सर मान लेते हैं मास बहुत कम मास है हमारा, बट सर अगर मैं आपको मून से देखूं तो सर नहीं, अब ऐसे कैसे क्वेश्चन आप लोग क्रिएट कर रहे हो, नहीं सर आई मीन पार्टिकल, सर कुछ पार्टिकल हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग समझ गए ना, तो अब चलो सब सोचते रहोगे, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन हम बोले ना, हम लोग हमेशा बोलते हैं ऐसे तो क्वेश्चन क्रिएट करके आप लोग पूछते रहोगे, ठीक है, और वो कभी क्लास खत्म ही नहीं होगी। तो हम बोले जो क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हो ना वो आप लोग खुद सोचो इसके बारे में, ठीक है। देखो ये एक वेल एस्टैब्लिश चीज है ना, अब आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना वो ऐसे चल रहे हैं ना कि आप क्रिएट कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो ये चीज जानते हो आपको खुद सोचना है, यू हैव टू एक्सप्लोर सच थिंग्स योरसेल्फ, यू हैव टू थिंक, है ना। तो ये एनालिसिस चलता रहेगा, ठीक है। अभी सब्जेक्ट को मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ये ठीक है। अब डिफरेंट सिचुएशंस का क्या होगा, ठीक है ना, वो सब आप सोचते रहोगे बाद में, ठीक है, वो क्लास में वो चीज नहीं डिस्कस किया जाता है, ठीक है। यस नहीं तो क्लास खत्म ही नहीं होगा कभी, ठीक है। तो देखो ये अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ए पार्टिकल, अब हम यहाँ पे जो है ना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस चीज को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव पैकेट, और इसमें लेमडा जो है ना, लेमडा इज इक्वल टू h/p जो हम लोग लिख रहे हैं दैट, ठीक है ना, रिप्रेजेंट्स मीन वेवलेंथ, ठीक है ना, मीन वेवलेंथ, ओके। तो अब देखिए वेव पैकेट से रिलेटेड जो है ना दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है ना। देयर इज समथिंग कॉल्ड फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो फेज वेलोसिटी हम लोग vp डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, vp, एंड इट इज रिटन लाइक दिस, ठीक है। तो vp इज इक्वल टू, ठीक है,
हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, दिस इज बेसिकली फेज वेलोसिटी। जैसे हम लोग कह रहे हैं ना कि वेव पैकेट में बहुत सारे वेव्स हैं, तो हर वेव का जो इंडिविजुअल वेव का वेलोसिटी है, ठीक है ना, उसी को हम लोग फेज वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, सम, ठीक है। आप इंडिविजुअल वेव्स भी बोल सकते हो, इंडिविजुअल वेव्स, ठीक है। या फिर हम इसको जो है ना मतलब बेसिकली कभी कभी हम इस तरह से भी बोल दे सकते हैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सम चेंज इन द वेव, ओके। वेलोसिटी ऑफ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सम चेंज इन द वेव, ठीक है। अभी हम देखो इसको एक्सप्लेन कर देंगे क्या होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा फेज वेलोसिटी है, ठीक है ना, दिस इज फेज वेलोसिटी। तो वीपी देखिए हम लोग यहाँ पे वीपी इज इक्वल टू, ठीक है, ये वीपी इज इक्वल टू हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। देखिए ओमेगा बाई के, तो ओमेगा इज बेसिकली ओमेगा यहाँ पे 2 पाई और न्यू है, ठीक है ना, और के जो है ना वो बेसिकली 2 पाई बाई लेमडा है, ठीक है, 2 पाई बाई लेमडा। तो इन दोनों को देखो ओमेगा बाई के डिवाइड करोगे ना, तो देखो यहाँ पे ओमेगा बाई के अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो न्यू लेमडा आ जाएगा। तो बेसिकली जो हम लोग वेव की वेलोसिटी जैसे डिफाइन करते हैं ना, वही चीज है ये, न्यू लेमडा। वी इज इक्वल टू न्यू लेमडा जनरली लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली वीपी इज इक्वल टू न्यू लेमडा, ठीक है। तो ये हमारा फेज वेलोसिटी है, ठीक है ना। और हमारा ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी वीजी, ठीक है ना। तो वीजी को हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, इन्वेलप, ठीक है, इन्वेलप बोल सकते हो, ठीक है ना, या पैकेट, भाई वेव पैकेट है, ठीक है ना, पैकेट, ठीक है। वेव पैकेट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा उसी को हम लोग बेसिकली ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। वीजी जो हम लोग डिफाइन करते हैं ना, दैट इज डी ओमेगा बाई डी के, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन दी ग्रुप वेलोसिटी एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन दी फेज वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए ग्रुप वेलोसिटी जो है ना वीजी, ग्रुप वेलोसिटी रिप्रेजेंट्स ए रियलिस्टिक स्पीड, ठीक है ना, एक रियलिस्टिक स्पीड को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और इन केस ऑफ, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए वेव, ये एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो बेसिकली क्या है, पार्टिकल हैज काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए पार्टिकल जब यहाँ पे है तो जैसे मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे है, तो आप कह सकते हो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अभी इसी लोकेशन पे है, बाद में पार्टिकल यहाँ पे चला गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अभी इस लोकेशन पे है ना। तो बेसिकली पार्टिकल का मूवमेंट जो है ना वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी ट्रांसफर को भी रिप्रेजेंट करता है, कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो वेव पैकेट एक्चुअली पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो जनरली आप देखेंगे कि वेव पैकेट जो है ना ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द एनर्जी स्पीड विथ विच एनर्जी इज ट्रांसमिटेड, ओके। सो वीजी इज वीजी रिप्रेजेंट्स रियलिस्टिक स्पीड, ओके। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इट इट इज, मतलब मैटर वेव के केस में हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, फॉर मैटर वेव। मैटर वेव के केस में ये स्पीड ऑफ पार्टिकल के इक्वल होता है, ठीक है ना। और अगर अदर केसेस में अगर हम वेव पैकेट की बात करें ना इन जनरल, जैसे मान लीजिए साउंड वेव के केस में है या मॉड्यूलेटेड वेव वगैरह केस में, ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे कि ग्रुप वीजी रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, स्पीड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। तो देखिए इसमें जो फेज वेलोसिटी है ना उसमें हमने क्या लिखा है, दिस इज फेज वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव्स, ओके। और इट में भी ऐसे हमने लिखा ना वेलोसिटी ऑफ, इट में भी ऐसे लिख दो यहाँ पे, इट में बी वेलोसिटी ऑफ सम चेंज इन, सम चेंज है ना इन स्पेस या इन द वेव, या सम चेंज इन द वेव, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो फेज वेलोसिटी है ना, ये ध्यान रखोगे, इट मे नॉट बी
ए रियलिस्टिक, इट मे नॉट बी ए रियलिस्टिक स्पीड, है ना, रियलिस्टिक, एक मिनट ये आप देख लोगे, ठीक है, इट मे नॉट बी ए रियलिस्टिक स्पीड, मतलब कुछ अनयूजुअल भी रिजल्ट आ सकता है, रियलिस्टिक स्पीड ये नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, इट मे नॉट बी ए रियलिस्टिक स्पीड। ओके, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हम इसका एक एग्जांपल देते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज कभी ऐसा सिचुएशन है कि सपोज यहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं, सपोज करो कि ये एक बर्ड है, ठीक है ना, यहाँ पे एक बर्ड है, ठीक है ना, ये यहाँ पे एक बर्ड है, ठीक है ना, यहाँ पे ये एक बर्ड है, ठीक है, ये एक बर्ड है, ठीक है ना, ये सारे मान लेते हैं कि बर्ड्स हैं, ठीक है ना, तो ये बर्ड्स मान लो यहाँ पे कहीं पे बैठे हुए हैं सभी, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि क्या बोलते हैं देखो क्या है कि सपोज सभी बर्ड्स जो है ना एक साथ जो है ना, सपोज करो अपने विंग्स को, अच्छा ये माइक ऑफ कर लोगे, ठीक है, और बीच में माइक ऑन क्यों कर देते हो, ठीक है। देखिए सपोज करो कि देखो इसका एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि जैसे ये अनरियलिस्टिक जो हम बात कर रहे थे ना, ठीक है ना, कि अनरियलिस्टिक भी हो सकता है फेज वेलोसिटी, वो क्या है बेसिकली, ठीक है। देखिए इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का एक एग्जांपल इस तरह से दिया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए एक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हैं, ठीक है ना, मतलब एक बर्ड का कलेक्शन है, ग्रुप है जो मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल बर्ड्स का स्पीड जो है ना अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन जो ग्रुप है ना वो एज ए होल साथ साथ मूव कर रहा होता है, तो ठीक है, तो उस पूरे ग्रुप का जो कलेक्टिव स्पीड है वो समझ लो कि ग्रुप वेलोसिटी हो गया। लेकिन हर क्या बोलते हैं इंडिविजुअल बर्ड का स्पीड थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, वो एक तरह से फेज वेलोसिटी हो गया, ठीक है ना, तो सभी का फेज वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है। अब देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फेज वेलोसिटी अनरियलिस्टिक क्यों होता है, कि जैसे कि बताया ना वो पैकेट में किसी चेंज के ट्रांसमिशन को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि ये बर्ड्स जो है ना सभी सपोज करो एक जगह पे बैठे हुए हैं, ठीक है। नाउ सपोज ये डिसाइड हम कर देते हैं, सपोज करो इस तरह से कि ऑल बर्ड्स विल सपोज स्प्रेड देयर विंग्स साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए एक बर्ड ने अपने विंग को ऐसे स्प्रेड किया, ठीक है ना, तो इसने भी अपने विंग को ऐसे स्प्रेड कर दिया, इसने भी अपने विंग को ऐसे स्प्रेड कर दिया, ठीक है ना, इस तरह से इसने भी अपने विंग को स्प्रेड कर दिया इस तरह से, ठीक है ना। तो देखिए ये सारे बर्ड्स ने अपने विंग्स को एक ही साथ स्प्रेड किया, ठीक है। तो हमें चेंज जो है यहाँ से यहाँ तक दिखेगा, लेकिन इस चेंज को इस ट्रांसफर होने में यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो मान लो L है, ठीक है ना, लेकिन ये सारे बर्ड्स एक ही साथ अपना विंग को स्प्रेड किए, तो चेंज को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगा, 0 टाइम, क्योंकि सभी मान लीजिए एक ही साथ स्प्रेड किए, ठीक है ना। लेकिन हाँ एक आपको स्पेस में या इस ग्रुप में एक चेंज तो आपने नोटिस किया ना कि पहले देखिए इस विंग मान लीजिए स्प्रेड नहीं किया हुआ था, अब स्प्रेड कर लिया इन्होंने, ठीक है ना। तो यू नोटिस्ड ए चेंज, ओके। तो वो चेंज को स्प्रेड होने में कितना टाइम लगा, तो आप ऐसे कह सकते हो कि डिस्टेंस वाज L, और क्योंकि सब साइमल्टेनियस हुआ तो टाइम 0 हो गया, तो स्पीड जो जिस स्पीड के साथ ये चेंज स्प्रेड हुआ है ना वो इनफाइनाइट है एक्चुअली। तो वही हम कह रहे थे कि कभी कभी जो है ना कोई ऐसा चेंज हो सकता है वेव पैकेट में जो बहुत हाई स्पीड के साथ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए वो उस तरह के चेंजेस को भी हमारा फेज वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, एंड इट मे बी समटाइम्स अनरियलिस्टिक, ओके। तो ऐसा लग सकता है कि ये अनरियलिस्टिक है, ठीक है ना। तो इस लेकिन देखिए जब कोई भी वेव्स टुगेदर मूव कर रहे हैं तो वेव पैकेट जो है ना, हम जैसे बताया मैटर वेव के केस में वो हमारे जस्ट ए मिनट, ओके। तो पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वेव पैकेट इज रिप्रेजेंटिंग द पार्टिकल, ओके। तो क्या कहते हैं तो इसीलिए वेव पैकेट की स्पीड जो होगी ना मैटर वेव के केस में वो हमेशा पार्टिकल की स्पीड के इक्वल होगी। हाँ बताइए क्या पूछ रहे हैं सर? बिना मैटर वेव में पार्टिकल की वेलोसिटी और जो फेस वेलोसिटी है वो इक्वल होंगी क्या? नहीं होगी। फेज वेलोसिटी हम बताए ना उससे कोई मतलब नहीं है, वो कुछ अनरियलिस्टिक चीज भी हो सकता है, ठीक है ना। ग्रुप वेलोसिटी जो हम बताए ना आपको, ये जो ग्रुप वेलोसिटी है, ठीक है ना, VG ये लिखा गया ना, इट इज इक्वल टू, ये ग्रुप वेलोसिटी के बारे में लिखा जा रहा है VG, ठीक है ना, कि इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द पार्टिकल। इट इज जो हम यहाँ लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं, VG के लिए लिख रहे हैं। ये स्पीड ऑफ पार्टिकल के इक्वल आता है किसी भी सिचुएशन में निकालोगे तो। इज दैट ओके?
ठीक है। ओके सर। तो देखिए हम जैसे वेव पार्टिकल डुअलिटी का कॉन्सेप्ट, हम वेव पार्टिकल डुअलिटी एक बार फिर लास्ट में फिर से लिख देते हैं। देखो वेव पार्टिकल डुअलिटी जैसे हम बात करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पे कि अगर हम इधर देखिए फोटोन का डिस्कशन जब कर रहे थे, तो हम लोग ये कह रहे थे ना कि देखिए फोटोन के लिए हम लोग एनर्जी को ऐसे लिख रहे थे एच न्यू, ठीक है ना, एनर्जी इज एच न्यू, और क्या बोलते हैं, तो इसी को जो है ना ऐसे भी लिख दिया जाता है h/2 इसको ऐसे भी लिखते हैं, और यहाँ पे 2 न्यू लिख दिया जाता है, तो h/2 को हम लोग h क्रॉस लिख देते हैं, और ये 2 न्यू को ओमेगा लिख दिया जाता है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इतना है, ठीक है ना। तो इसका मोमेंटम जब लिखते हो, देखो मोमेंटम, ठीक है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू फोटोन का हम लोग E/c लिखते हैं, तो E इक्वल टू आप देखो h न्यू लिख देते हैं, और बाई, ठीक है ना, E इक्वल टू एच न्यू और बाई सी, और न्यू बाई सी जो है ना हमारा बेसिकली न्यू बाई सी 1/λ हो जाता है ना, ठीक है। C इज इक्वल टू न्यू लेमडा लिखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखो आप यहाँ पे h बाई दिस इज इक्वल टू h/λ। तो देखिए h/λ जो है ना हमारा, देखिए यहाँ पे h/λ बेसिकली हम लोग क्या कह रहे हैं कि दिस इज दी, इसी तरह का फॉर्मूला हमारा इसमें भी तो आया है, ठीक है ना। वी हैव, अब रिवर्स अगर हम जाते हैं, देखो यहाँ से E इक्वल टू एच न्यू हमने यूज किया, थोड़ा सा फोकस करोगे, देखो E इक्वल टू एच न्यू यूज किए, ठीक है ना, तो हम क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला डेवलप कर लिए h/λ, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम रिवर्स जाएंगे, ठीक है ना, वी गो रिवर्स, ओके। तो हम लोग ये कह देते हैं, देखो फॉर मैटर पार्टिकल्स, ठीक है, तो मैटर पार्टिकल्स के लिए भी हम लोग जो है ना, देखिए इस तरह से डिफाइन करते हैं, P इज इक्वल टू h/λ, ठीक है ना, P इक्वल टू h/λ हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, और E इक्वल टू हम लोग h क्रॉस ओमेगा डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। वी डिफाइन E इज इक्वल टू h क्रॉस ओमेगा मैटर पार्टिकल के लिए भी, ठीक है ना। और साथ में ये जैसे यहाँ पे हम लोग K डिफाइन कर रहे हैं ना, K इज इक्वल टू, ठीक है ना, देखो 2π/λ, ठीक है, 2π/λ भी हम बताए थे, K दिस इज कॉल्ड वेव वेक्टर, ठीक है, ये हमारा वेव, दिस आर जस्ट मैथमेटिकल एंटिटीज, ये कॉन्सेप्ट नहीं है ज्यादा, ठीक है ना, वेव वेक्टर है ये, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग जैसे 2π/λ लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आप लिख रहे हो ना, P इज इक्वल टू h/λ, तो फिर से यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप, देखो h/2π, और यहाँ से हो जाएगा 2π/λ, ठीक है ना, तो h/2π आपका h क्रॉस हो जाएगा, ठीक है ना, और 2π/λ K हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू, मतलब इसमें भी हम E इक्वल टू एच न्यू लिख देंगे, ठीक है ना, तभी दोनों में सिमेट्री जैसा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है ना। फोटोन में क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरह से लिख रहे थे, तो उसी तरह से इसमें भी लिख दिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे P इज इक्वल टू जैसे h/λ लिख रहे हैं तो इसको भी हम लोग h क्रॉस K लिख देते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह से देखिए फोटोन के लिए एक्सप्रेशंस लिखे गए थे ना, उसी तरह के एक्सप्रेशंस यहाँ पे मैटर पार्टिकल के लिए भी लिख दिया गया है, ठीक है ना। बस ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा दोनों में, ध्यान रखोगे, दिस रिलेशन, ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन सिर्फ ये ओनली फॉर फोटोन है, ओनली फॉर फोटोन। अब सिमेट्री के लिए इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, देखो ये कॉन्सेप्ट ये तो मैच कर ही रहा है, तो एनर्जी भी हम लोग इस तरह से यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं फॉर मैटर, ओके। ऑलराइट, तो अब देखिए जैसे हम ये दो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिए, P इज इक्वल टू एच क्रॉस के और E इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा, तो इसलिए फिर Vp अगर आप डिफाइन करोगे ना, Vp इज इक्वल टू, देखिए हम लोग ओमेगा बाई के लिख रहे थे, तो इसको आप एच क्रॉस ओमेगा लिख दोगे, और बाई एच क्रॉस के, तो एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा, तो Vp फेज वेलोसिटी को जो है ना आप ऐसे एच क्रॉस ओमेगा E हो जाएगा, और बाई यहाँ पे P हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन फेज वेलोसिटी फॉर एनी पार्टिकल। और ग्रुप वेलोसिटी आप डिफाइन करना चाहते हैं ना, तो देखिए ग्रुप वेलोसिटी हम लोगों ने ऐसे लिख रखा है d ओमेगा बाई डी के, ठीक है ना, तो d ओमेगा बाई डी के, और यहाँ से d, और यहाँ पे भी वैसे एच क्रॉस ओमेगा, और बाई यहाँ पे d एच क्रॉस के लिख दोगे, ठीक है ना, तो फिर से ये एनर्जी हो जाएगा, तो de बाई dp हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रुप वेलोसिटी का और फेज वेलोसिटी का ये भी एक फॉर्मूला है, E बाई पी, और बेसिकली Vg इज इक्वल टू d बाई डी पी, ऑलराइट। तो इस तरह से हम लोग फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि पार्टिकल कैन ऑल्सो बिहेव एज वेव, और हम उसको वेव पैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब वेव पैकेट की बात करेंगे तो उसमें फिर दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं, मतलब वेव पैकेट के अंदर कुछ चेंजेस हो सकता है, और एक
ओवरऑल स्पेस में जो मूवमेंट होता है, तो ओवरऑल मूवमेंट को डिफाइन करने के लिए ग्रुप वेलोसिटी डिफाइन किया जा रहा है, और अंदर में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए फेज वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं। वो अंदर में जो चेंजेस होता है वो मतलब कभी कभी इनफाइनाइट स्पीड से भी स्प्रेड हो सकता है, तो इसीलिए फेज वेलोसिटी जो है ना वो बेसिकली वेव पैकेट के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं या इंडिविजुअल वेव का स्पीड हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बहुत रियलिस्टिक क्वांटिटी नहीं है, बट दिस इज ऑलवेज रियलिस्टिक क्वांटिटी ग्रुप वेलोसिटी। तो मतलब वेव पैकेट के डिस्कशन में आप कह सकते हो ग्रुप वेलोसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इज दैट ओके? ठीक है, तो अब देखो कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया ग्रुप वेलोसिटी का, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला देखो, हम डेरिवेशन इसका डिस्कस नहीं किया, बस हम ये बता दिए हैं कि वेव पैकेट में जब जो पैकेट की स्पीड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला। इज दैट ओके? इसका डेरिवेशन फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह से निकाला जाता है, ठीक है ना। मतलब वेव पैकेट का एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है और वहां से फिर क्या बोलते हैं टेलर एक्सपेंशन से ये फॉर्मूला निकलता है, ठीक है ना। ओके, तो मतलब आप अगर डेराइव करना चाहते हैं तो देख सकते, इसको देख सकते हो, ठीक है ना। दिस इज डेराइव्ड यूजिंग टेलर एक्सपेंशन, ठीक है। दिस इज डेराइव्ड यूजिंग टेलर एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मूला या फंक्शन, ठीक है, ऑफ फंक्शन ऑफ वेव पैकेट। मतलब वेव पैकेट का कोई फॉर्मूला होगा ना, उस फॉर्मूले को हम उस फॉर्मूले का टेलर एक्सपेंशन करते हैं। सो डेराइव्ड यूजिंग टेलर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ वेव पैकेट, ओके, अबाउट मीन वेवलेंथ, ठीक है ना, अबाउट मीन वेवलेंथ। तो ये आप देख सकते हो, किसी भी बुक में डेरिवेशन दिया होगा ना तो उसमें टेलर एक्सपेंशन जरूर किया हुआ होगा, ठीक है। तो फ्रॉम टेलर एक्सपेंशन वी गेट। तो देखिए अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, देखिए हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिए, कॉन्सेप्ट कैसे बताया गया, रिकॉन्सिलिएशन कैसे किया गया, वेव और पार्टिकल नेचर को मैच कैसे कराया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब बोला गया पार्टिकल जो है वेव की तरह बिहेव करेगा मगर वो सिंगल वेव नहीं होगा, दैट विल बी वेव पैकेट, ओके। और वेव पैकेट के लिए फिर ये स्पीड्स वगैरह डिफाइन कर दिए गए। सो नाउ वी हैव सम फॉर्मूले, ठीक है ना। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, यहाँ से जो हमारा मतलब एक कहते हैं ना कि कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है कि पार्टिकल्स कैन आल्सो बिहेव एज वेव, ओके, दैट इज द मेन कंक्लूजन हियर, ओके। तो ठीक है, सो दैट्स ऑल ओके अबाउट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ओके। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे बेसिकली दो केसेस हम कंसीडर कर देते हैं, ठीक है। ये जो है ना ज्यादा पूछा भी जाता है एग्जाम में। जैसे मान लीजिए हम एक नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कंसीडर करते हैं, ठीक है। देखो नॉन रिलेटिविस्टिक, ठीक है, ये एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ठीक है। तो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, फ्री पार्टिकल हम कंसीडर करें, नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल, ठीक है। तो नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल का जो एनर्जी होगा ना वो बेसिकली p²/2m होता है, ठीक है। एनर्जी इज p²/2m। तो इसीलिए फेज वेलोसिटी हम निकालेंगे ना vp, तो ये e/p हो जाता है, ठीक है ना, e/p। तो यहां से देखिए कि e की जगह लिख दोगे आप p²/2m और बाई p और p कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा p/2m। तो p की जगह पे यहाँ पे m भी लिख देंगे और बाई 2m हो गया, तो ये कैंसिल हो गया m और m। तो इसमें फेज वेलोसिटी जो आ रहा है ना दैट इज इक्वल टू, अब देखिए v/2 आ रहा है। तो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल केस में फेज वेलोसिटी v/2 आ रहा है, ठीक है ना। अब हम ग्रुप वेलोसिटी का निकालते हैं, तो ग्रुप वेलोसिटी हमारा देखिए d/dp निकला हुआ था, ठीक है ना, d/dp, ठीक है, या d⍵/dk जो भी लिखना है लिख सकते हो, ठीक है ना। ये जनरल यूनिवर्सल डेफिनेशन है, ये ध्यान रखोगे मैटर वेव के लिए नहीं है, ये हर जगह पूरे वेव जहां पे भी आप वेव का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, हर जगह पे ग्रुप वेलोसिटी का यही फॉर्मूला यूज होता है, दिस फॉर्मूला ऑफ ग्रुप वेलोसिटी इज यूज्ड, ओके। तो de, अब देखिए d/dp आप लिखोगे और यहाँ पे p लिखेंगे, p²/2m होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2p2, तो ये बेसिकली p/m आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको m भी लिखोगे तो ये v बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली, तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू फेज वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p की जगह, ठीक है। सो ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ गया। तो ये एग्जांपल हो गया नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए। अब हम लोग दूसरा डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ठीक है ना, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ठीक है।
तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के केस में अब देखिए यहाँ पे हम लोग एनर्जी, ये फिर से हम लोग फ्री पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं। फ्री पार्टिकल कहने का मतलब कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी जब लिखोगे ना तो सिर्फ ऐसे लिखना पड़ेगा p स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस 2m0, सॉरी यहाँ पे m0 होता है ना, m0 स्क्वायर और c पावर 4, ठीक है ना, ये होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम फेज वेलोसिटी निकालते हैं ना तो फिर से E/P लिख दोगे आप, ठीक है ना। तो E/P, तो यहाँ से देखिए P से डिवाइड करेंगे, C कॉमन हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस, और यहाँ से आ जाएगा m0 स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है ना। c स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है एक, और ठीक है, और डिवाइडेड में यहाँ पे p स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो डिवाइड करके यहाँ से p स्क्वायर, ये अंदर p जाएगा ना तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे p स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो फेज वेलोसिटी आ रहा है ना, दैट इज ग्रेटर देन c आ रहा है, ठीक है। तो कई लोग पूछ सकते हैं कि ग्रेटर देन सी आ रहा है तो ये तो अनएक्सेप्टेबल हो गया। तो हम बताएं ना, फेज वेलोसिटी अनरियलिस्टिक स्पीड है, ओके। इट मे रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ चेंजेस इन द वेव पैकेट, ओके। तो ठीक है, तो ये ग्रेटर देन सी भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी हम बताया ना कि बर्ड्स का एग्जांपल है कि बर्ड्स अगर सिटिंग है, दे ऑल स्प्रेड देयर विंग्स साइमल्टेनियसली, तो स्पेस में जो हमें चेंज प्रोपेगेट करता हुआ दिखेगा वो इनफाइनाइट स्पीड से भी दिख सकता है, ठीक है ना। तो अब हम ग्रुप वेलोसिटी निकालेंगे। ग्रुप वेलोसिटी हमेशा ध्यान रखेंगे मैटर वेव के लिए, अगर पार्टिकल्स के लिए आप डिस्कस कर रहे हैं तो ये हमेशा बेसिकली स्पीड ऑफ पार्टिकल के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट v भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं ना तो de/dp लिख दोगे, d/dp, तो यहाँ से देखिए d/dp हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा फॉर्मूला है e का p स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस 2m0, सॉरी m0 स्क्वायर और c पावर 4। तो इसको डिफरेंशिएट करके देख लो आप, ये बेसिकली pc स्क्वायर और डिवाइड बाय रूट अंडर p स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस m0 स्क्वायर और c पावर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे e आ जाएगा ये, ठीक है ना। सो ठीक है, तो यहाँ से vg इज इक्वल टू यहाँ से pc स्क्वायर और डिवाइड बाय, ठीक है, ये बेसिकली हमारा e बन गया, e, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू हम जानते हैं mv होता है और c स्क्वायर, और E इक्वल टू रिलेटिविटी में एक फॉर्मूला होता है ना mc स्क्वायर, तो ये c स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये v आ जाएगा, ठीक है। तो vg इज इक्वल टू, आप देखो फिर से v आ गया, ठीक है। तो हमेशा देखिए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी ऐसे आ जाते हैं फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी निकालने के लिए। तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा, ग्रुप वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ओके, इफ यू आर कैलकुलेटिंग ग्रुप वेलोसिटी फॉर ए पार्टिकल, ओके, ठीक है। फेज वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कभी कभी बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो इसका ध्यान रखोगे आप लोग, ओके। तो ये जस्ट हम एक इंट्रोडक्शन दे दिए हैं, ठीक है। अब इससे देखोगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पे ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल बहुत इस पे टाइम स्पेंड करना है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, इससे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग एक बार असाइनमेंट में देख लोगे, जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सभी फॉर्मूला वगैरह हम बता दिए हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। सर p इक्वल टू mv पुट कर दिया, क्या कह रहे हो? p इज इक्वल टू mv क्या होता है? p इक्वल टू और क्या होता है? रिलेटिविस्टिक में सर, रिलेटिविस्टिक में भी तो mv ही होता है। रिलेटिविस्टिक में भी तो mv ही होता है ना, और क्या होता है? बस सर मास और v की जगह वो आ जाती है। हाँ, तो मास m की जगह पे जो है फिर m0 और डिवाइड बाय रूट अंडर, ये सब लिखते हैं, रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ठीक है ना। तो mv तो हर जगह लिखा ही जाता है, ठीक है। और e इक्वल टू mc स्क्वायर भी लिख रहे हैं, तो इस m की जगह फिर आप लिखोगे m0 डिवाइड बाय रूट अंडर 1, ये डायनामिक मास है दोनों, ठीक है ना, ये दोनों डायनामिक मास है, ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट। तो ये सर ग्रीन फंक्शन पढ़ने के लिए पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? ग्रीन फंक्शन क्या आप नेट के स्टूडेंट है कि जैम के? जेम के ही है सर। वो मत पढ़ो अभी, ठीक है ना, वो बाद में पढ़ोगे, ठीक है। ग्रीन फंक्शन हम क्लास में पढ़ा देंगे आप लोगों को, ठीक है। जो लोग क्या बोलते हैं बैच 1 में थे उनको शायद पढ़ाया भी गया है ना, बैच 1 जैम बैच 1 के स्टूडेंट को मिला है ना ग्रीन फंक्शन का लेक्चर? यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, यस सर। वो सब जानते हो, नहीं भी पढ़ोगे ना तो और तो चलेगा, ठीक है ना। उससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, मतलब जेस्ट में पूछा गया और किसी एग्जाम में TFR में भी नहीं आता है, ठीक है, सिर्फ जेस्ट में पूछा जाता है, और किसी एग्जाम में ग्रीन फंक्शन क्वेश्चन नहीं आता है। नेट में आता है, तो नेट तो अभी आप दे नहीं रहे हो ना, ओके, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चंस देख लेंगे इसके, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज करके आओगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और क्वेश्चंस करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगा, ओके।
सर डिजिटल के सर असाइनमेंट नहीं मिले, इसके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हार्ड कॉपी है ना आप लोगों के पास? सर उसमें सर बहुत मतलब मिस्टेक्स हैं। नहीं है सर। अरे बहुत नहीं होगा, थोड़े बहुत होंगे, ठीक है ना। चलो हम देख तो लेते मतलब हैं, आंसर ठीक भी है? प्रॉपरली नहीं है सर, उसमें आंसर भी चलो ठीक है, हम कराते हैं उसका, ठीक है ना। हाँ बताइए। सर नॉन रिलेटिविस्टिक केस में वीजी वीपी से बड़ा होगा, पर सर रिलेटिविस्टिक में वही नहीं बोल सकते ना। क्या है नॉन रिलेटिविस्टिक में वीजी नहीं, वो देखो वीपी से कंपेयर मत करो ही मत, ठीक है ना। वीपी कंपैरिजन करने के लिए कुछ है ही नहीं है वो, ठीक है ना। वो बिल्कुल हम बताए ना, कुछ भी आर्बिट्ररी चेंज को भी रिप्रेजेंट कर सकता है फेज वेलोसिटी, ठीक है। तो उसका हम डिस्कशन करते नहीं है, ठीक है ना। सर जो टेस्ट है उसको सर मतलब कितनी बार दे सकते हैं? एक बार दे सकते हो। सर उसको हम एक से ज्यादा बार देना हो तो? नहीं, एक से ज्यादा बार अलाउड नहीं है। एक से ज्यादा बार तो क्या करोगे? सर मतलब प्रैक्टिस के लिए सर, प्रैक्टिस के लिए। नहीं 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 अलाउड है, ठीक है ना। तो सर कम से कम टाइमर तो मिलना चाहिए इसमें, सो दैट प्रैक्टिस कर सके हम थोड़ा। चलो ठीक है, जो भी है करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो दिखता है बाद में, क्वेश्चन दिखता है। सर नाइट सर 8 to 10 वाली क्लास का क्या करेंगे? आज नहीं है, आज नहीं है, अभी बताएंगे हम आपको, ठीक है। 8:30 से करनी है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। कल आप लोग इसको पूरा रिवाइज करके आओगे, फिर कल हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके।